We are really, stuck, and there's no fuel. न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2018। आसमान में ऊपर एयर इंडिया 101 लैंड करने के दूसरे प्रयास के लिए JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। इस विमान को हाल ही में कई संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट फेलियर का सामना करना पड़ा है। 14 घंटे की उड़ान के बाद उनके पास ईंधन कम हो रहा है। उन्होंने ILS भी खो दिया है। कॉकपिट के बाहर भारी बारिश हो रही है। चारों ओर बादल होने के कारण पायलट को बाहर कुछ दिख नहीं रहा है और रनवे को देखना लगभग नामुमकिन है। हर गुजरते मिनट में वे अधिक ईंधन खर्च कर रहे हैं और उन्हें अब अवश्य लैंड करना होगा। 357 लोगों का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि पायलट अगले कुछ मिनटों में क्या करते हैं। 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक और ट्रेजेडी होगी क्या? चलो पता करते हैं। ये एयर इंडिया 101 की कहानी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शरद की गर्म रात है। 342 यात्री न्यूयॉर्क के लिए 14 घंटे की लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है और विमान फुल था। दिल्ली के IGI से न्यूयॉर्क के JFK तक की यह उड़ान एयर इंडिया का प्रमुख मार्ग है। यह उड़ान यात्रियों को पोलर रूट से ले जाएगा। अमेरिका में प्रवेश करने से पहले ये पाकिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा से होकर गुजरेगा। ये विमान बोइंग 777-300 एक्सटेंडेड रेंज ट्विन जेट था। इसमें 2 G90-115B इंजन लगे हैं। यह विमान पहली बार 2009 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। 777 को 2 पायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन इसे लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। एयर इंडिया 101 में 4 पायलट थे। कैप्टन रुस्तम पालिया 49 वर्षीय कमांडर थे, जिनके पास 3,500 फ्लाइंग आवर्स थे। कॉकपिट में उनके साथ कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन DS भट्टी थे। यह पहली बार था जब वे चारों एक साथ उड़ान भर रहे थे। ब्रीफिंग के दौरान इंजीनियरिंग स्टाफ ने बताया कि विमान का APU काम नहीं कर रहा था। बोइंग 777ER जैसे विमान की सेफ उड़ान के लिए APU को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जब मेन इंजन काम करना बंद कर देता है, उस समय पावर के लिए APU का यूज होता है। इसलिए पायलट इस बात पर सहमत हुए कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है और न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में खराब मौसम की संभावना थी, इसलिए कैप्टन ने 800 किलो ईंधन एक्स्ट्रा लोड किया। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। चालक दल ने पुशबैक और टैक्सी क्लियरेंस के लिए कहा और विमान लगभग 3 बजे दिल्ली से रवाना हुआ और पायलट्स इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। समस्याओं का पहला संकट उड़ान की 40 मिनट बाद आया। पाकिस्तान के ऊपर और 30,000 फीट तक पहुंचने के बाद पायलट की स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर एक जादुई रूलर की तरह होता है जो बताता है कि ये फ्लाइट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। यह अदृश्य तरंगों को जमीन पर भेजकर देखता है कि उन्हें वापस आने में कितना समय लगता है। इससे पायलट को सुरक्षित लैंडिंग करने और सही ऊंचाई पर उड़ान भरने में मदद मिलती है। बोइंग 777 में सुरक्षा के लिए 3 रेडियो अल्टीमीटर्स हैं। अगर एक विफल हो जाए तो पायलट बाकी 2 अल्टीमीटर्स पर भरोसा कर सकते हैं। यह विमान पायलटों को बता रहा था कि 2 रेडियो अल्टीमीटर विफल हो गए थे और केवल
एक ऑल्टीमीटर अब काम कर रहा था। प्रॉब्लम यह थी कि आप कैसे जाने कि जो एक ऑल्टीमीटर काम कर रहा है वो वास्तव में सही ऊंचाई दिखा रहा है। अब क्रूज फ्लाइट में यह समस्या नहीं है, क्योंकि क्रूज के दौरान बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर हवा के दबाव का उपयोग करके समुद्र तल से ऊंचाई निर्धारित करता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बढ़ते ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, लेकिन यह रेडियो ऑल्टीमीटर की तुलना में कम सटीक है। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान रेडियो ऑल्टीमीटर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी समस्या तब सामने आई जब उड़ान अटलांटिक ओशन को पार कर रही थी। इस समय उड़ान को नई दिल्ली से रवाना हुए 10 घंटे से अधिक हो गए थे और न्यूयॉर्क में लैंड करने में 3 घंटे बाकी थे। इस दौरान पायलट को चेतावनी मिली कि टी-कैस काम नहीं कर रहा है। टी-कैस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हवाई जहाज के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है। यह आकाश में विमानों को देखने के लिए रेडार का उपयोग करता है, तो यह टकराव से बचने के लिए पायलटों को ऊपर या नीचे जाने के लिए कहता है। यह आसमान को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्रूज के दौरान टी-कैस का काम ना करना चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि यह टकराव को रोकने के लिए एक बैकअप सिस्टम था। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय जब प्लेन भीड़ भाड़ रूट में होता है तो टी-कैस टकराव से बचने के लिए यूज होता है। अब पायलट्स को चिंता होने लगी, क्योंकि अलग अलग कई उपकरणों का काम ना करना असामान्य है। टेक ऑफ से पहले एपीयू काम नहीं कर रहा था, रेडियो ऑल्टीमीटर टेक ऑफ के ठीक बाद विफल हो गया था और अब टी-कैस भी विफल हो गया। पायलट चिंतित थे कि कोई अज्ञात समस्या है जिसके कारण ये सभी विफलताएं हो रही थी। अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो न्यूयॉर्क की तरफ चलते रहे। न्यूयॉर्क में अभी सुबह 6:10 हो रहे हैं। बाहर बारिश है और आसमान बादलों से घिरा है। मैटार ने पायलट को बताया रनवे 4 राइट के लिए 1/4 मील सामने और 200 फीट ऊपर नीचे देख सकते हैं। AI 101 ने न्यूयॉर्क हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और अप्रोच कंट्रोलर से संपर्क किया। Good morning, Air India 101, final 4 right. Air India 101 heading Kennedy Tower. Good morning. You're following an Embraer short final. Wind 040 at 4. RVR 3000. Runway 4 right. Clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101. JFK में रनवे 4 राइट के लिए अप्रोच क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद पायलटों ने लोकलाइजर को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर ILS सिग्नल्स को कैप्चर नहीं कर रहा था। उनका इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी फेल हो गया था। जब विमान लैंडिंग करता है तो ILS एक GPS की तरह होता है। यह विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए रनवे पर विशेष रेडियो सिग्नल और एंटेना का उपयोग करता है, जिससे पायलटों को पता चलता है कि कहां जाना है और वो कितनी ऊंचाई पर है। यह आकाश में अदृश्य रेखाओं का अनुसरण करने जैसा है, ताकि विमान आसानी से लैंड कर सके। लेकिन इस विमान में ILS डिवाइस रनवे से भेजे जा रहे सिग्नलों को लॉक नहीं कर रहा था। फिर चालक दल ने मैन्युअल रूप से विमान को सही दिशा में डायरेक्ट किया और फिर LNAV VNAV इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का प्रयास किया। LNAV VNAV अप्रोच विमान को रनवे के करीब ले जाने के लिए GPS का उपयोग करता है। LNAV VNAV ILS से कम प्रिसाइज है, क्योंकि इसका प्रिसिजन 0.3 मील ही है। इसलिए ये और भी जरूरी है कि पायलट लैंडिंग से पहले रनवे देख सके। यदि पायलट रनवे को नहीं देख सके तो उन्हें लैंडिंग के लिए दोबारा प्रयास करना होगा। जैसे ही वो रनवे की ओर बढ़ रहे थे, पायलटों ने लैंडिंग गियर बढ़ाया। तभी कॉकपिट में एक और वार्निंग साउंड बजने लगा। ये चेतावनी पायलटों को बता रही थी कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे नहीं था और तुरंत
कुछ करने की आवश्यकता है। पायलटों ने इस नए मुद्दे की जांच करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और फिर चेकलिस्ट देखने के बाद पता चला कि गियर एक्चुअली डाउन था और यह एक फॉल्स अलार्म था। इस फॉल्स अलार्म ने पहले से ही भारी काम में एक और डिस्ट्रैक्शन ऐड कर दी थी। इस समय विमान 3 से 4 मील प्रति मिनट की दूरी तय कर रहा था और गलत गियर चेतावनियों के कारण पायलट लैंडिंग के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर से लैंडिंग प्रयास करने का फैसला किया। Star Air India 101 going around runway 4 right. Air India 101 Heavy, roger, fly runway heading, climb and maintain 2000. Runway heading 2000 Air India 101. विमान 2000 फीट तक वापस चढ़ गया और न्यूयॉर्क कंट्रोलर के संपर्क में आ गया। Air India 101 having on best runway 4 right, maintaining 2000 heading 100. Air India 101 Heavy, thank you. Radar contact. Runway heading 180, altimeter 3011. तब पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि अभी वो लैंडिंग के दूसरे प्रयास के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए लंबे रूट की जरूरत थी। Radar Air India 101, could we have longer vectors? We were facing some instrument problems as well. Was that the reason for the go-around? AFIRM, because we lost the localizer and our minima changed and there were a lot of issues involved. So we're trying to sort that out if we can even continue with this अब approach. यह जानने के लिए कि आगे क्या होता है, आपको क्लाउड सीलिंग समझनी होगी। क्लाउड सीलिंग जमीन और बादल के सबसे निचले हिस्से की दूरी है। ये पायलट को बताता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो जमीन देखना शुरू कर सकते हैं। यदि विमान में ILS वर्किंग है और ऑटो लैंड करना पॉसिबल है तो पायलट विमान को 0 फीट की क्लाउड सीलिंग पर लैंड कर सकते हैं। क्योंकि ये पायलट एक नॉन प्रिसिजन लैंडिंग कर रहे थे, उन्हें रनवे को देखना जरूरी था ताकि वो सही जगह लैंड कर सके और इसके लिए उन्हें कम से कम 600 फीट की क्लाउड सीलिंग की जरूरत थी। JFK की क्लाउड सीलिंग 200 फीट थी। उनकी ऑल्टरनेटिव हवाई अड्डे 200 फीट की क्लाउड सीलिंग पर थे। Okay, well, right now the weather that I have is showing indefinite ceiling 200 at Kennedy. RVR is 4,500, so that's gotten a little bit better. The visibility is fine, but problem we are facing is with the ceiling because we can't continue with the ILS with a ceiling of 200 because every time we try to lock on to the localizer, the instrumentation doesn't allow us to do that. Okay, so you cannot do like an auto land or something. No, Autoland is not available because both we've got 2 radio altimeter failures. So we're on 1 radio altimeter. We've got TCAS failures. We've got all multiple instrument failures. So what ceiling do you need? Anything above like 600 or so. Okay, I got it. Okay, I understand now. Just fly heading 220. Let me find some weather. Pull some weather up and let me find something. Okay, thanks. इस विमान में दूसरी समस्या यह थी कि पायलट बचे हुए ईंधन को बचाना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे कई लैंडिंग अटेम्प्ट कर सके। इसका मतलब था कि उन्हें न्यूयॉर्क के पास ही एक हवाई अड्डे पर लैंड करना था और वो बॉस्टन या वॉशिंगटन की ओर नहीं जा सकते थे। And just before I go away, what was your potential alternate? The primary alternate was Newark, and the secondary alternate is Stewart, but both seem to be, in the same sort of situation. हर गुजरते मिनट के साथ उनका ईंधन कम हो रहा था और वो अब अपने रिजर्व ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे। Air India 101 Heavy, I'm having trouble finding anything that's really that good. I have Albany is 600 feet overcast, and Boston, Logan would be 500 overcast. I'm trying to find Washington Dulles is at 200 feet also. So just checking Boston as well because we're getting a little low on the fuel as well, so we need to decide quick. And we're burning quite a lot at this time. Get higher, we can burn a little less fuel, and then I believe Pittsburgh is 2,500. 2005. That's
we'll have to just check for the fuel as far as Pittsburgh goes. Air India 102, 101 Heavy, climb maintain 6,000. Climb maintain 6,000 till India 101. Air India 101 Heavy, I think based on the weather that we have in the area and based on the forecast that I'm seeing, I think Bradley, Kilo Bravo Delta Lima will be your best option. Okay, and what's the ceiling there? Okay, right now the ceiling at there is 500 overcast. Got a trend showing it's the ceiling at JFK is also improving a bit. I could try a VNAV approach. Okay. And see, it can take us down in a situation like this because we're really, stuck and there's no fuel. And I'm showing Newark just had a special, and they're showing 400 overcast. They just had a special at 1205 Zulu, so about 6 minutes ago. Okay, so it's a bit better now in Newark, is that correct? Yes, sir. The weather came up to 400 feet overcast at Newark. तब कंट्रोलर ने पायलटों को बताया कि नेवाक ने एक नया मेटार जारी किया है और इससे वहां की क्लाउड सीलिंग 400 फीट बढ़ गई है। पायलटों ने 400 फीट की ऊंचाई से नेवाक में लैंडिंग करने का निर्णय लिया। याद रखें, ये अब भी उस 600 फीट से कम है जो वो शुरू में चाहते थे, इसलिए ये लैंडिंग आसान नहीं होगी। Okay, so you want to do the VNAV approach into Newark, is that correct? That's right. That's the only option that we have because, this ILS is unpredictable because every time we turn towards the localizer, it's just gone. Okay, so your ILS is out of service on both sides of the airplane, right? That's correct. And then you said also the radar altimeters are out on both sides of the airplane? That's right. We are on a single radio altimeter now. इस समय विमान के पास लगभग 7,200 किलोग्राम ईंधन बचा था। ये बस इस ट्रिप को पूरा करने के लिए काफी था। Other than both ILSs, both radar altimeters, what other things have failed on the airplane? Single source radio altimeter. We've got TCAS failure, no auto land, windshield system, auto speed brake, and APU is unserviceable as well. उनकी स्थिति कितनी खतरनाक है, इसे याद दिलाने के लिए कंट्रोलर ने उनसे पूछा। So just when you get a chance, give me the people on board and the fuel on board, please. We have total of 370 and fuel 7,200 kgs in India 101. पायलट्स ने फिर नेवाक अप्रोच कंट्रोलर को कांटेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें 4 राइट अप्रोच की अनुमति दी। 101 heavy, 10 miles from Dune, turn right heading 010, meet me 3 times. Let's all stop. The localizer cleared. ILS runway 4 right approach. फिर विमान की लैंडिंग से पहले ही इमरजेंसी व्हीकल्स को तैयार किया गया। 101 heavy, emergency personnel will be standing by. Security 101. Press 1 while we wait here. Nature of emergency is a computer failure. Aircraft type is a Boeing 777 Whiskey model. 270 souls on board and 72,000 kilos of fuel. इस समय पायलट्स अपने सभी सामान्य उपकरणों के बिना दुनिया के सबसे व्यस्त रूट में से एक पूरे भरे हुए विमान को लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। इस तनाव वाले माहौल में वो 14 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके थे और इससे भी बढ़कर जब उन्होंने अपने कॉकपिट के बाहर देखा तो उन्हें केवल बादल ही दिखाई दिए। हर गुजरते मिनट के साथ पायलट उम्मीद कर रहे थे कि बादल हटेंगे और उन्हें नीचे रनवे दिखाई देगा। 1000 फीट की ऊंचाई पार करते समय कैप्टन पालिया को एहसास हुआ कि विमान आइडियल डिसेंट पाथ से ऊंचा उड़ रहा था। अगर ये तुरंत सुधारा नहीं गया तो विमान को दूसरी बार गो अराउंड करना पड़ेगा और अधिक ईंधन का इस्तेमाल होगा जो उनके पास नहीं था। कैप्टन पालिया ने इसे सुधारने के लिए विमान की नाक को हाथ से नीचे दबा दिया ताकि वापस आइडियल पाथ पर आ सके, लेकिन इससे विमान और भी तेज हो गया। एक समय पर कंट्रोलर ने पायलट्स को चेतावनी दी कि विमान जमीन के बहुत करीब उड़ रहा है। लगभग 400 फीट के पास विमान अंत में
बादलों से बाहर निकल गया। फिर उन्हें पता चला कि विमान ज्यादा ऊंचा उड़ रहा था और उनकी जरूरत से ज्यादा दाएं था। कैप्टन पालिया ने हाथ से विमान की नाक को नीचे और बाएं पुश करके विमान को सेंटर लाइन के साथ लाइन अप करने की कोशिश की। अंत में विमान सुरक्षित रूप से नेवार्क के रनवे 4 पर लैंड हुआ। फिर इमरजेंसी सर्विसेज ने पायलटों से पूछा कि उन्हें कोई मदद की जरूरत है क्या, लेकिन पायलटों ने इनकार कर दिया। विमान को लैंड करने के 10 मिनट बाद पूरा हवाई अड्डा तूफान के चपेट में आ गया। अगर पायलटों ने अपनी अप्रोच को 5 मिनट और देरी से शुरू किया होता या फिर उन्हें दूसरी बार गो अराउंड करना पड़ता तो वो विमान को लैंड नहीं कर पाते। दुर्भाग्यवश ये कई इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स के मूल कारण अब तक अनजान है, क्योंकि एयर इंडिया ने ना तो कोई घटना रिपोर्ट जारी की है और ना ही कोई जांच रिपोर्ट। हालांकि एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि विमान के मुख्य कंप्यूटर में जो फ्लाइट डेक, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स और मेंटेनेंस सिस्टम्स को नियंत्रित करता है, मैल फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से पायलटों को गलत वैल्यूज दिखाई गई। ये 4 व्यक्तियों का दल था जिन्होंने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था, पर इन पायलटों ने एक दूसरे के साथ और एयर कंट्रोलर के साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करके इतनी मुसीबतों के बावजूद अंत में विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया। विमान को अगले दिन फेरी फ्लाइट के रूप में भारत लाया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 10 पे पहुंच रही है। इसमें वो लोग हैं जो कोविड लॉकडाउन के कारण दुबई में फंसे रहने के बाद भारत लौट रहे हैं, लेकिन ये सुखद अंत नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट में ये विमान क्रैश होने वाला है। इस रनवे के अंत में 110 फुट की क्लिफ है। विमान रनवे पे उतरने वाला है। पायलट ब्रेक तो लगाएगा, लेकिन विमान को रोक नहीं पाएगा। यह रनवे से आगे निकल जाएगा, चट्टान से नीचे गिरेगा और 3 खंडों में टूट जाएगा। ये दुर्घटना होनी नहीं चाहिए थी। कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ज्यादातर मानव निर्मित मिलाकर इस दुर्घटना का कारण बने। तो अब सवाल ये है कि यहां क्या हुआ? ये एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 की कहानी है। अगस्त 2020 में दुनिया भर में कई लोग अचानक कोविड लॉकडाउन के कारण दूसरे देश में फंस गए थे और घर लौटने में असमर्थ थे। और केरला के लोगों के लिए, जहां कैलिकट स्थित है, मिडिल ईस्ट एक लोकप्रिय टूरिस्ट और एक्सपैट डेस्टिनेशन है। इसलिए देश के बाहर फंसे सिटीजन्स को घर वापस लाने के लिए भारत सरकार ने स्वदेश वापसी उड़ानें ऑर्गेनाइज की। ऐसी ही एक उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344। इस उड़ान के लिए यूज किया गया विमान 14 साल पुराना बोइंग 737-800 था, जिसने 2006 में पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए उड़ान भरी थी। वर्षों से मेंटेनेंस की आवश्यकता के अलावा विमान अच्छी स्थिति में था और इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह कैलिकट में 7 अगस्त की सुबह है। केवल क्रू के साथ एक उड़ान 4:49 UTC पर दुबई के लिए रवाना हुई। फ्लाइट को 59 साल के कैप्टन और 32 साल के फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे। एक छोटी उड़ान के बाद ये 8:11 UTC पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। वापसी की उड़ान 1.5 घंटे बाद 9:30 UTC पर स्टार्ट करने वाले थे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बोर्डिंग उम्मीद से स्लो थी,
इसलिए कैप्टन कंसर्न हो गए थे और काफी चिंतित थे। इस घटना में कैप्टन की एक अहम भूमिका रहने वाली है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। वो पहले एक भारतीय मिलिट्री पायलट थे। वह 2000 के आसपास एयर इंडिया और फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे थे। उनके पास कुल उड़ान अनुभव 11,000 घंटे था, जिसमें से 450 आवर्स इस विमान पर थे। उनकी डायबिटीज की मेडिकल हिस्ट्री थी, जिसके लिए उन्हें कंपनी अप्रूव्ड एलोपैथिक मेडिसिन दी गई। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि वो डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे थे। दोनों के कॉम्बिनेशन से शुगर लेवल बढ़ सकती है और सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी आ सकती है। कैप्टन के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। 2009 और 2014 के बीच ट्रेनर्स और सुपरवाइजर्स की कम से कम 9 कमेंट्स थी, जिनमें कहा गया था कि असंतोषजनक तनाव में होने पर ध्यान खो देता है और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट फ्लोट करता है। कैप्टन का होम बेस मुंबई था और उन्हें 6 तारीख को कैलिकट में रिपोजिशन किया गया था। उन्हें 7 तारीख को दुबई के लिए उड़ान 1344 भरनी थी। 8 तारीख को स्टैंड बाय पर रहना था और फिर मुंबई लौटने से पहले 9 तारीख को दुबई की दूसरी उड़ान भरनी थी। इस घटना में प्लेयर नंबर 2 ये एयरलाइन है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के फर्स्ट ऑफिसर्स का होम बेस फ्लाइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है और कैप्टन्स अपना होम बेस अपनी प्रेफरेंस से चूज कर सकते हैं। इससे यह हुआ कि कैलिकट में 26 फर्स्ट ऑफिसर्स थे, लेकिन केवल एक कैप्टन स्टेशन था। स्वदेश वापसी उड़ानें बढ़ाने के कारण कैलिकट में ज्यादा कैप्टन्स नहीं थे और इसलिए इस उड़ान के कैप्टन्स को मुंबई से भेजा गया था। क्रू अपनी प्री फ्लाइट चेक कर रही थी, तभी कैप्टन को एयर इंडिया एक्सप्रेस से एक अपडेट मिला। कंपनी ने शेड्यूल में एक एडिशनल उड़ान जोड़ दी थी और इसलिए कैप्टन का रोस्टर बदलना पड़ा। ओरिजिनली उन्हें अगले दिन स्टैंड बाय पर रहना था, लेकिन शेड्यूल के अनुसार अब उन्हें 8:30 बजे दोहा के लिए फ्लाई करने के लिए कहा गया। कंपनी पॉलिसी के अनुसार फ्लाइट्स के बीच कम से कम 12 घंटे का रेस्ट टाइम होना चाहिए। प्रिपरेशन और फ्लाइट टाइम को मिला के कैप्टन के 2 फ्लाइट्स के बीच मिनिमम गैप 15 आवर्स होना चाहिए था। चूंकि आज उनकी दुबई की फ्लाइट शाम 7 बजे लौटने वाली थी, इसलिए अगले दिन की दोहा फ्लाइट को 15 आवर्स का गैप देने के लिए सुबह 8:30 से 10 बजे तक फ्लाइट रीशेड्यूल किया गया था। इसका मतलब यह था कि अगर कैलिकट में लैंडिंग डिले हुई तो अगले दिन दोहा की फ्लाइट भी डिले होगी। इस लास्ट मिनट असाइनमेंट ने कैप्टन पर समय से कैलिकट लैंड करने का ज्यादा दबाव डाल दिया। इसलिए दुबई में यात्रियों की बोर्डिंग में डिले कैप्टन की चिंता का कारण था। अब हम दुबई वापस आ गए हैं। 184 यात्री और 10 शिशु विमान में सवार हुए और दुबई में 6 महीने बिताने के बाद भारत लौटने के लिए उत्सुक थे। दरवाजे बंद होते ही पायलट्स ने पुशबैक किया और वे 10 UTC पर दुबई से रवाना हुए। डेस्टिनेशन कैलिकट। कैलिकट भारतीय पेनिनसुला में है। पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर के पास होने से यहां काफी बारिश होती है। यह भारत के सबसे नमन वेट शहरों में से एक है और अगस्त दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए पीक सीजन है, जो यहां काफी बारिश लाता है। और घटना वाले दिन शहर में बारिश हो रही थी। कैलिकट के लिए पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव हवाई अड्डे त्रिचिरापल्ली, कोयम्बतूर और कोची थे। उन्होंने विकल्प के रूप में कोची को चुना। चूंकि दोनों शहर वेस्टर्न घाट्स के एक ही तरफ है, कोची का मौसम कैलिकट के समान ही था। बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी 2500 मीटर थी। दुबई छोड़ने के 3 घंटे बाद और कैलिकट हवाई अड्डे से 52 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पायलट्स ने ATC से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि कैलिकट में विजिबिलिटी 1500 मीटर थी और मध्यम तूफान के साथ 270 डिग्री पर 14 नॉट्स हवाएं चल रही थी। इस कहानी में कैलिकट एयरपोर्ट भी अहम भूमिका निभाने वाला है।
इस हवाई अड्डे पर टेबल टॉप रनवे है। इसका निर्माण एक पहाड़ी की चोटी को काट कर किया गया था। इन रनवे के दोनों साइड्स पर गहरी ढलानें हैं। रनवे 10 के अंत में जमीन 110 फीट नीचे है। यहां रनवे पर एयरबस के उतरने का एक वीडियो है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रनवे के किनारे कितने स्टीप है। हर रनवे के अंत में एक सुरक्षा क्षेत्र रेसा होता है। हवाई जहाज रनवे से आगे ना निकल जाए इसलिए रेसा विशेष सामग्री से डिजाइन किया जाता है। रेसा को 90 बाय 90 मीटर होना चाहिए, लेकिन लैंड कम होने के कारण यहां रेसा की चौड़ाई 71 मीटर और 85 मीटर के बीच है। इस हवाई अड्डे में रनवे की चौड़ाई भी नॉन स्टैंडर्ड है। लैंड कम होने के कारण हवाई अड्डे को रनवे की चौड़ाई 75 मीटर रखने की मंजूरी दी गई थी। रनवे के लिए स्टैंडर्ड मिनिमम चौड़ाई 140 मीटर है। एयरपोर्ट पर रनवे की लाइटिंग भी नॉन स्टैंडर्ड थी। फिर से भूमि कम होने के कारण रनवे की अप्रोच लाइट्स, जिनका उपयोग पायलट्स रनवे को देखने और पता लगाने के लिए करते हैं, को 150 मीटर करने की अनुमति दी गई थी। स्टैंडर्ड अप्रोच लंबाई 900 मीटर है। ये रनवे काफी नॉन स्टैंडर्ड है। इसके कारण कैलिकट हवाई अड्डे को क्रिटिकल एयरपोर्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जिसका अर्थ है कि केवल कैप्टन को ही इस हवाई अड्डे से उड़ान ऑपरेट करने की अनुमति है। कैलिकट हवाई अड्डा 2 एरोड्रोम वार्निंग्स के तहत था, एक बारिश के लिए और 2 क्योंकि हवा 17 समुद्री मील से अधिक थी। कंडीशंस इतने खतरनाक थे कि हवाई अड्डे ने रनवे के साथ पूर्व निर्धारित पॉइंट्स पर फायर इंजन्स को तैनात किया था। अप्रोच के दौरान विमान हल्की बारिश और मॉडरेट टर्बुलेंस में उड़ रहा था। अब हम पहले से ही जानते हैं कि कैलिकट में उतरने के बाद विमान रनवे पर रुकने में विफल रहा। कारणों को बेहतर समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि विमान को रोकने के लिए पायलट के पास कौन कौन से तरीके होते हैं। याद करें, बचपन में जब आप अपना हाथ कार की खिड़की से बाहर निकालते हैं तो आपको अपने हाथ पर हवा का फोर्स महसूस होता है। स्पीड ब्रेक बिल्कुल यही है। यदि आपके हाथ इतने बड़े हो तो हवा की रेजिस्टेंस कार को रोक सकती है और हम उसी सिद्धांत का उपयोग विमान को रोकने के लिए कर सकते हैं। एक बार जब हवाई जहाज लैंड टच करता है तो कंप्यूटर पहियों का ज्यादा फोर्स महसूस करता है और तुरंत पंख के ऊपर विशाल पैनल खोल देता है। दूसरा ऑप्शन रिवर्सर्स है। सामान्य उड़ान के दौरान इंजन्स इस दिशा में जोर पैदा करते हैं, जिससे विमान ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जब रिवर्सर्स एनेबल होते हैं तो इंजन में एक पैनल होता है जो खुलता है और इंजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है। इससे विमान उल्टी दिशा में जाना चाहेगा। इससे विमान की गति धीमी हो जाएगी। रिवर्सर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय नहीं होते हैं। तीसरा तरीका है मैनुअल ब्रेकिंग। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी कार को रोकते हैं। पायलट मैनुअल ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पेडल्स पर कदम रख सकता है और विमान को रोक भी सकता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑटो ब्रेकिंग। लैंडिंग के दौरान पायलट्स पर भारी काम का बोझ होने के कारण हवाई जहाज में खुद ही ब्रेक लग सकता है। इसके लिए पायलट्स को ऑटो ब्रेक को 4 वैल्यूज में से एक पर सेट करना होगा। ये वैल्यूज डिफाइन करती है कि विमान कितने जल्दी रुकेगा। जब मैक्स वैल्यू चूज की जाती है तो विमान कम से कम दूरी पर रुकेगा और जब 1 चूज किया जाता है तो विमान धीमी गति से रुकेगा। लेकिन जब पायलट मैनुअल रूप से ब्रेक लगाता है तो ऑटो ब्रेक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। ये डिसाइड करने के लिए कि किस फ्लैप सेटिंग और ऑटो ब्रेक वैल्यूज का यूज करना है, पायलट्स को हर अप्रोच ब्रीफिंग में लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ऐसा हर बार करने की जरूरत है क्योंकि कोई भी 2 अप्रोचेस कभी एक जैसी नहीं होती है। मौसम, विमान के वेट और फ्लाइंग स्टाइल में अंतर हो सकता है। लेकिन पायलट्स ने इस अप्रोच के लिए इसे कैलकुलेट नहीं किया। कैप्टन ने पिछले 1 साल में कैलिकट एयरपोर्ट से 36 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी
और उन्होंने मेमोरी से ऑटो ब्रेक और फ्लैप सेटिंग्स चुनी। 13:44 UTC पर प्लेन को रनवे 28 के लिए ILS अप्रोच की क्लियरेंस मिली। रनवे 28 के अप्रोच के लिए विमान को VOR तक फ्लाई करना था, रनवे के ऊपर से उड़ान भरने और फिर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ने के बाद यू टर्न लेकर रनवे 28 पर अप्रोच का प्रयास करना था। ATC ने क्रू को सूचित किया कि रनवे की विजिबिलिटी 2000 मीटर थी और यह घटकर 1500 मीटर हो गई थी और हल्की बारिश हो रही थी और रनवे की सतह गीली थी। कैप्टन विजिबिलिटी को लेकर चिंतित थे और उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विंडशील्ड वाइपर काम कर रहे हैं। You just see that this works. और 1 मिनट बाद उसने कहा, इसको ऑन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने वाइपर्स ऑन किया। कैप्टन और को पायलट दोनों ने रनवे लीड इन लाइट्स को देखा और ठीक उसी समय जब उन्होंने रोशनी देखी, कैप्टन के विंडशील्ड वाइपर ने काम करना बंद कर दिया। Viper is gone. What a day for the Viper to go. अचानक वाइपर रुकने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। कैप्टन को रनवे दिख नहीं रहा था और इसलिए उन्होंने गो अराउंड का फैसला किया। उन्होंने टू गास स्विच दबाया, मैक्स पावर लगाई और गो अराउंड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया। इसके बाद ATC ने विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने की मंजूरी दी। यहां हादसा टालने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए जरूरी है कि अगर बारिश के दौरान विंडशील्ड वाइपर्स काम नहीं कर रहे हैं तो विमान को ऐसे हवाई अड्डे की ओर मोड़े जहां बारिश नहीं हो रही हो। कैलिकट एक क्रिटिकल एयरपोर्ट है। पायलट मॉनिटरिंग को लैंड करने की अनुमति नहीं थी, भले ही उसके पास काम करने वाला वाइपर हो। कोच्चि उनका चुना हुआ विकल्प भी बरसात की स्थिति में था। कोयम्बतूर सबसे पास एयरपोर्ट था जहां मौसम साफ था। उनके पास अपने विकल्पों को अपनाने के लिए पर्याप्त ईंधन था, लेकिन किसी भी पॉइंट पर कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने डाइवर्जन की पॉसिबिलिटी को डिस्कस नहीं किया। जिस समय ये सब हो रहा था उसी समय एक एयर इंडिया एयरबस A320 कॉल साइन एयर इंडिया 425 कैलिकट से दिल्ली के लिए फ्लाइट की तैयारी कर रहा था। करंट एक्टिव रनवे 28 है, लेकिन एयर इंडिया 425 का पायलट ATC से रनवे 10 से टेक ऑफ की रिक्वेस्ट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रनवे 28 की दिशा में एक्टिव रेन क्लाउड्स हैं और एयर इंडिया का विमान इससे बचना चाहता था। ATC ने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और तुरंत एक्टिव रनवे को 28 से 10 पर स्विच कर दिया और एयर इंडिया 425 टैक्सी को रनवे के लिए मंजूरी दे दी। ATC ने तब एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 की क्रू दल से पूछा कि क्या वे रनवे 10 का भी उपयोग करना चाहेंगे और बताया कि करंट विंड 270 डिग्री और 8 नॉट्स पर थी। मैं आज कई बार विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूं, तो हवा की दिशा महत्वपूर्ण क्यों है? चलो देखते हैं। एयरप्लेन्स ज्यादातर हवा के विपरीत उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। इसे हेड विंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विमान के पंख उसे जमीन से ऊपर उठाने के लिए उसके ऊपर से जाने वाली विंड स्पीड को यूज करते हैं। ये एक छोटा सेस्ना 172 है। उड़ान भरने की गति 55 से 60 नॉट्स है। पीछे विंड सॉक पर नजर रखें। ये आपको दिखाएगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। मैं विमान पार्क करने जा रहा हूं और फिर हवा की गति 55 नॉट्स तक बढ़ा दूंगा और जैसे जैसे मैं हवा बढ़ाता जाता हूं एक पॉइंट पर विमान उड़ना शुरू कर देता है। ये अच्छा एग्जाम्पल है कि रनवे पर विमान की स्पीड नहीं बल्कि पंखों के ऊपर जाने वाली हवा की स्पीड मैटर करती है। विमान के ऊपर हवा की गति जितनी अधिक होगी, उड़ान भरने या उतरने की दूरी उतनी ही कम होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ उड़ान भरने की दूरी 0 मीटर थी। आइए अब हवा का रुख मोड़े। छोटे विमान में अब टेल विंड है। हवा दाएं से बाईं ओर चल रही है। जैसे ही मैंने हवा की स्पीड बढ़ाना शुरू किया, हवा विमान को आगे की ओर ढकेल रही है। यह उड़ता नहीं है, इसलिए इस विमान को रोकने के लिए मुझे ब्रेक को जोर से दबाने की जरूरत है। इसका मतलब है
अगर मैं टेल विंड के साथ उतरता हूं तो मुझे विमान को रोकने के लिए लंबी लैंडिंग दूरी की जरूरत होगी। अभी एटीसी ने पायलट से पूछा कि क्या वो रनवे 28 के बजाय रनवे 10 पर उतरना चाहेंगे। रनवे 10 दोनों रनवे में से इंफीरियर था, इसमें लीड इन लाइट्स नहीं थी और वे टेल विंड के साथ फ्लाई करेंगे जिससे उनकी लैंडिंग की दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखें, कैप्टन प्रेशर में है कि अगले दिन उनकी उड़ान में देरी ना हो। उसे इस विमान को टाइम पर लैंड करना होगा। जब उन्होंने दुबई से उड़ान भरी तो वो पहले ही आधा घंटा लेट थे और अब उन्हें गो अराउंड के कारण एडिशनल टाइम लग गया। यदि उसे रनवे 28 पर उतरना है तो उसे एक बार फिर VOR को इंटरसेप्ट करना होगा, रनवे पर वापस उड़ना होगा, यू टर्न लेना होगा और फिर रनवे 28 पर लैंडिंग का ट्राई करना होगा। मौसम के कारण भी चिंता यह थी कि जब तक वे रनवे 28 के लिए खुद को तैयार करेंगे तब तक मौसम और भी खराब हो जाएगा। यह सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने रनवे 10 पर उतरने का फैसला किया और आज दूसरी बार लैंडिंग दूरी की कोई गणना नहीं की गई थी। पायलट्स ने एक दूसरे को ब्रीफ नहीं किया। फ्लैप्स और ऑटो ब्रेक सेटिंग्स मेमोरी से सेट की गई थी। क्रू ने फ्लैप्स 30 को चुना। इस अप्रोच के लिए सही सेटिंग 40 थी। चालक दल ने ऑटो ब्रेक 3 को चुना। रेकमेंडेड वैल्यू मैक्स थी। 14 UTC पर एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 को रनवे 10 पर जाने की मंजूरी दी गई। 1 मिनट बाद एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली जाने के लिए रनवे 10 रवाना हुई और इस समय तक हवा की गति दुगनी होकर 10 नॉट्स हो गई थी। 14:06 पर विमान को रनवे 10 के लिए लोकलाइजर पर सेट किया गया। तब कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को निर्देश दिया कि I'll tell you when to put it on. थोड़ी देर में करते हैं। I hope it works. वह विंडशील्ड वाइपर की बात कर रहा था। 1 मिनट बाद वाइपर स्टार्ट किया गया, लेकिन वह बहुत ही कम गति से काम कर रहा था। स्पीड तो इतनी रहेगी। एटीसी ने उन्हें 2000 मीटर की विजिबिलिटी और वेट रनवे के साथ रनवे 10 पर उतरने की मंजूरी दे दी। लैंडिंग के दौरान विमान को ग्लाइड स्लोप को फॉलो करना होता है। ग्लाइड स्लोप रनवे के अंत से 3 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन है जिससे विमान लैंडिंग के लिए यूज करते हैं। जब विमान ग्लाइड स्लोप पर होगा तो यह पिंक डायमंड सेंटर में होगा। डायमंड सेंटर से जितना दूर होगा, ग्लाइड स्लोप से फ्लाइट उतनी ही दूर होगी। अब आगे सब कुछ तेजी से होगा। क्रू पर पहले से ही काफी वर्कलोड था और अब वो बढ़ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने जमीन से 500 फीट ऊपर ऑटो पायलट को अलग कर दिया। विमान की पिच कम हो गई और डिसेंट रेट बढ़ने लगी, जो प्रति मिनट 1500 फीट तक पहुंच गई। आइडियल डिसेंट रेट 750 फीट पर मिनट है। फर्स्ट ऑफिसर ने पायलट को उतरने की हाई रेट ऑफ डिसेंट के बारे में आगाह किया। Rate of descent. Check. ये अब रनवे से आधा नॉटिकल माइल दूर थे। हवाई जहाज ग्लाइड स्लोप से काफी नीचे था और जमीन के बहुत करीब था। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग ने उन्हें ग्लाइड स्लोप की वार्निंग दी। विमान ग्लाइड स्लोप से लगभग 2 डॉट्स दूर था। ये बहुत ही अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच है। यह देखते हुए कि कैप्टन ने रेट ऑफ डिसेंट को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया, फर्स्ट ऑफिसर ने उसे फिर से वार्निंग दी। Rate of descent, Captain. Yeah. Correcting. अब समय आ गया है कि हम इस घटना के अंतिम खिलाड़ी फर्स्ट ऑफिसर के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफिसर 32 ओल्ड मेल थे। घटना से ठीक 2 साल पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस में शामिल होने के कारण उनके पास 2000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर एक ऐसे कैप्टन के साथ फ्लाई कर रहे थे जिसके साथ उसने पहले कभी उड़ान नहीं भरी थी, जो एक्स इंडियन मिलिट्री था और कंपनी में ट्रेनिंग कैप्टन भी था, जबकि को पायलट को कॉकपिट में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस था। यहाँ पावर ग्रेडियंट काफी ज्यादा था। Rate of descent, Captain. Yeah. Correcting. कैप्टन ने डिसेंट ठीक किया और विमान कुछ सेकंड्स के लिए ग्लाइड स्लोप से थोड़ा ऊपर चला गया। विमान 92 फीट की ऊंचाई पर रनवे 10 की दहलीज को पार कर गया। इंजन थ्रस्ट 61% था और थ्रॉटल विमान को उतरने के लिए थ्रस्ट को कम करने का आदेश दे रहा था, लेकिन कैप्टन ने इंजन थ्रस्ट को 83% बढ़ा दिया।
इसके कारण विमान टच डाउन नहीं हुआ और अगले 5 सेकंड्स तक रनवे के ठीक ऊपर फ्लोट हुआ। Just check it. इस पॉइंट पर विमान रनवे की स्टार्ट से 2500 फीट की दूरी पर था और टचडाउन जोन 500 फीट पर एंड होगी। टचडाउन जोन रनवे पर एक मार्क्ड एरिया है जहां पायलट्स को रुकने के लिए सफिशिएंट दूरी देने के लिए विमान को इसके अंदर उतरने की जरूरत होती है। समय पर नीचे ना उतरने के कारण विमान इस इंपॉर्टेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस को खत्म कर रहा था। याद रखें कि विमान गीली रनवे पर और टेल विंड के साथ उतर रहा है, जिससे लैंडिंग दूरी बढ़ जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें यह अधिकार मिले कि इन पायलट्स ने अप्रोच के लिए एक्चुअल लैंडिंग डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया है। 2 सेकंड बाद कैप्टन ने थ्रस्ट कम किया और पहियों को जमीन को टच करने की कोशिश की, लेकिन विमान पहले ही टचडाउन जोन सीमा से 3600 फीट के अंत को पार कर चुका था। Go around. जब किसी भी पायलट द्वारा गो अराउंड कॉल दिया जाता है तो गो अराउंड करना होता है। इसके अलावा 2 गो अराउंड के बाद पायलट को एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है और वे तीसरे लैंडिंग का प्रयास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन पर लैंडिंग लेट ना करने का दबाव है ताकि अगले दिन उनकी फ्लाइट समय पर जा सके। अगर वह अब गो अराउंड जाता है तो उसे कोयम्बतूर जाना होगा, इसलिए पायलट ने गो अराउंड की कॉल को इग्नोर कर दिया। कॉकपिट में ज़्यादा पावर ग्रेडियंट के कारण को पायलट कैप्टन को ओवरराइड नहीं करता है और खुद ही गो अराउंड करता है। 14:10 UTC पर गो अराउंड कॉल के 1 सेकंड बाद विमान ने रनवे पर टच डाउन किया। विमान इस पॉइंट पर लगभग 165 नॉट्स की स्पीड से जा कर रहा था और यह 8,858 फीट में से 4,438 फीट पहले ही यूज कर चुका था। कैप्टन ने मैक्सिमम मैनुअल ब्रेक लगाए। स्पीड ब्रेक ऑटोमेटिकली लग गई थी। फर्स्ट ऑफिसर ने जरूरी कॉल आउट्स कहा, Speed brake up. Auto brake disarm. लेकिन कैप्टन ने इन कॉल आउट्स का जवाब नहीं दिया। 3 सेकंड बाद कैप्टन ने थ्रस्ट रिवर्सर्स को लगाया, लेकिन फिर असर होने से पहले 2 सेकंड में इसे बंद कर दिया। और उस समय जब उसने रिवर्सर्स को बंद किया, उसने ब्रेक पेडल से अपने पैर उठा लिया, जिससे ब्रेक इम्पैक्ट कम हो गया। यह संभव है कि वह गो अराउंड को लेकर असमंजस में था, लेकिन इंजन्स को वापस स्टार्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी और विमान भी समय पर रुकने वाला नहीं था। इसके बाद उन्होंने फिर से थ्रस्ट रिवर्सर्स लगाए। जब रिवर्सर्स मैक्सिमम हिट हुए तो विमान पहले से ही रनवे के अंत से आगे था और रेसा में था। यह 85 नॉट्स की गति से रनवे से बाहर निकला, जो रेसा के लिए डिजाइन गति से काफी ज्यादा थे। टेबल टॉप रनवे की चट्टान से नीचे गिरने से पहले इसने ILS एंटीना और फेंस को तोड़ दिया। विमान रनवे से 110 फीट नीचे गिरा। दुर्भाग्य से इस प्रभाव के कारण 2 पायलट्स और 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना का मेन कारण कैप्टन द्वारा प्रोसीजर्स का पालन ना करना था और जब अप्रोच अनस्टेबल थी तब भी गो अराउंड ना जाना बताया गया। जांच टीम ने घटना में योगदान देने वाले कारकों के रूप में एयरलाइन ट्रेनिंग और रोस्टरिंग प्रोसीजर्स और एयरपोर्ट डिजाइन एंड सर्टिफिकेशन को भी पाया। जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास अपना खुद का सिमुलेटर्स नहीं था और वह इसके बजाय एयर इंडिया के सिमुलेटर्स का उपयोग कर रहे थे और उन सिमुलेटर्स की मेंटेनेंस ठीक से नहीं की गई थी और इसी के फ्लॉज भी थे। इसके कारण पायलट सिमुलेटर्स में गलत टेक्निक सीख रहे थे, जिसे इंडस्ट्री में नेगेटिव ट्रेनिंग कहा जाता है। कैलिकर हवाई अड्डे पर रनवे की लाइटिंग में सुधार करने और रनवे की दोनों ओर रेसा इंक्रीज करने की भी रिकमेंडेशन दी गई। घटना के 3 साल बाद अक्टूबर 2023 में रनवे लाइटिंग को अपग्रेड किया गया। 37 और रिकमेंडेशंस दी गई थी, जो सभी फाइनल रिपोर्ट में अवेलेबल है, जिन्हें मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है। दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सके। इंडियन एयरलाइंस का यह हाईजैक्ट विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा है। विमान में 10 मिनट से भी कम का ईंधन बचा है। अपहरणकर्ताओं के दबाव में विमान लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहुंच रहा है।
कैप्टन पाकिस्तानी एटीसी से लैंडिंग की मंजूरी मांगते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। लाहौर ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। उन्होंने हवाई अड्डे पर रनवे की लाइट्स और सभी नेविगेशन बंद कर दिए। पाकिस्तान ने विमान को मार गिराने की धमकी दी। विमान शत्रु क्षेत्र में उड़ रहा था। अपहरणकर्ता मांग करते हैं कि विमान को तुरंत उतारे। कैप्टन को दूरी पर लाइट्स की एक लंबी लाइन दिखाई देती है। पायलट ने रनवे को देख लिया है। वो विमान को नीचे उतारना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं उन्हें कुछ चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है। कार, ट्रक और लोग दिखाई देने लगते हैं। वे हाईवे पर लैंड करने वाले हैं। इंडियन एयरलाइंस की इस फ्लाइट के यात्रियों और चालक दल के लिए ये छोटी सी 1.5 घंटे की यात्रा कई दिनों के आतंक में बदलने वाली है। और जब तक ये कहानी खत्म होगी तब तक इतिहास में कई घातक अध्याय लिखे जा चुके होंगे, जिनमें 9/11 का अटैक और 2001 में भारतीय संसद पर हमला शामिल है। ये इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 की कहानी है। क्रिसमस की पूर्व संध्या 1999 है। यह नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 एक एयरबस A300 भारत की राजधानी नई दिल्ली के लिए तैयार हो रही है। कॉकपिट में 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण प्री फ्लाइट चेकिंग कर रहे हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और 58 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया है। टर्मिनल के अंदर यात्री सुरक्षा जांच के लिए लाइन में खड़े हैं और उस लाइन में 5 आदमी हैं, जिनके हाथ में एक बैग है। जैसे ही हर आदमी डिटेक्टर से गुजरता है, उनकी और सुरक्षा अधिकारी के बीच एक इशारा होता है। 4 सप्ताह पहले IC-814 के 5 टिकट्स खरीदी गई, 2 बिजनेस क्लास के लिए और 3 इकोनॉमी के लिए। टिकट पर नाम नकली है। पाकिस्तान में भारत के सबसे मोस्ट वांटेड लोगों में से एक दाऊद इब्राहिम एक फोन कॉल करता है। काठमांडू में उसका सहयोगी फोन उठाता है। दाऊद निर्देश देता है कि इन 5 लोगों को त्रिभुवन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, बिना कोई सवाल पूछे। ठीक है। नेपाल में भारतीय खुफिया ने इस संदेश को पकड़ लिया और उन्हें पता चला कि काठमांडू में एक भारतीय विमान को अपहरण करने की योजना चल रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कौन सा विमान और किस तारीख को अपहरण होगा। काठमांडू में भारतीय खुफिया को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। काठमांडू में रॉ के एक विशिष्ट अधिकारी शशि भूषण तोमार तैनात है। उन्हें अपहरण के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे इस सूचना को एक धोखा मानते हैं और यह संदेश दिल्ली में रॉ के साथ शेयर नहीं किया जाता। वो लोग और उनके बैग में रखी बंदूकें सुरक्षा जांच से गुजरती है। इस विमान में 178 यात्री सवार है, जिनमें से कई क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान घर आ रहे हैं। नया साल 2000 एक सप्ताह दूर है और एक नई शुरुआत की उम्मीद में प्रत्याशा और सकारात्मकता है। विमान शाम 5 बजे काठमांडू से रवाना होता है। विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ता है। सीट बेल्ट के संकेत बंद कर दिए जाते हैं। विमान भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये एक छोटी उड़ान है, इसलिए क्रू ने जलपान शुरू कर दिया और ये उनका संकेत था। बिजनेस क्लास में बैठा एक आदमी स्की मास्क पहनता है और वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को पकड़ लेता है। वो अनिल को बताता है कि उसके पास एक बॉम्ब है और क्रू को उसके सभी आदेशों का पालन करना है। विमान के पिछले हिस्से में बाकी अपहरणकर्ताओं ने भी ऐसा ही किया और अब वे यात्रियों और क्रू पर बंदूकें तान रहे हैं। 5 अपहरणकर्ता एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हैं। चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर एंड भोला। मुख्य अपहरणकर्ता अनिल शर्मा को कॉकपिट में ले जाने का आदेश देता है। ये 2001 से पहले की बात है और कॉकपिट के दरवाजों पर आज की तरह सुरक्षा के उपाय नहीं थे। चीफ कैप्टन शरण को विमान को दाईं ओर मोड़कर पश्चिम जाने का आदेश देते हैं। वे पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते हैं और अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो एक यात्री को मार देंगे। कैप्टन शरण भारतीय सीमा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ और समय पाने के लिए कैप्टन शरण अपहरणकर्ता से कहते हैं कि उनके पास लाहौर जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। अपहरणकर्ता उनसे पूछता है कि उनका वैकल्पिक हवाई अड्डा कौन सा है। कैप्टन शरण जवाब देते हैं कि यह मुंबई है। अगर उनके पास मुंबई के लिए पर्याप्त ईंधन है तो उनके पास लाहौर के लिए भी पर्याप्त ईंधन है।
केबिन के अंदर यात्रियों को अलग किया जा रहा है। पुरुष यात्रियों को विमान के आगे की तरफ ले जाया जाता है और महिला यात्रियों और बच्चों को पीछे की तरफ ले जाया जाता है। कॉकपिट में वापस आकर अपहरणकर्ताओं की नजरों से बचकर कैप्टन शरण ट्रांसपोंडर को हाईजैक कोड 7500 पर सेट करते हैं। इससे भारतीय ATC को पहली बार पता चलता है कि IC-814 को हाईजैक कर लिया गया है। इस समय शाम के 4:40 बजे है। विमान बिना किसी योजना के दाईं ओर मुड़ता है। अपहरणकर्ता कैप्टन को दिल्ली ATC से बात करने की अनुमति नहीं देते। ATC सिर्फ इतना देख पाती है कि हाईजैक्ड इंडियन एयरलाइंस का विमान अब पाकिस्तान की ओर जा रहा है। दिल्ली ATC केंद्रीय सचिव प्रभात कुमार की अध्यक्षता वाले केंद्र सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से संपर्क करते हैं। दुर्भाग्य से CMG को बुलाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। ना तो भारत के खुफिया ब्यूरो को और ना ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ उनको सूचित किया जाता है। इस समय भारत सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति कैप्टन शरण की मदद नहीं कर रहा है। वे नहीं चाहते कि विमान भारतीय सीमा से बाहर जाए। उसका मानना है कि जब तक विमान भारत में है, भारतीय सुरक्षा बल अपहरणकर्ताओं से निपटने और बंधकों को मुक्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए समय पाने के लिए और विमान को लंबे समय तक सीमा के भीतर रखने के लिए विमान की गति 40% तक धीमी कर देता है। विमान अब पंजाब के ऊपर से उड़ रहा है और यह पाकिस्तानी सीमा के पास पहुंचता है। विमान अपहरण कोड को ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए लाहौर को पता चल जाता है कि भारतीय विमान का अपहरण कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना संबंध नहीं है। उन्होंने 5 महीने पहले ही कारगिल में युद्ध लड़ा है। विश्वास बहुत ही कम है। कैप्टन शरण लैंडिंग क्लियरेंस का अनुरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान विमान को अपने क्षेत्र में स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। पाकिस्तान एक कदम और आगे जाता है। वे पूरे लाहौर एयर स्पेस को बंद कर देते हैं। अमृतसर हवाई अड्डा सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन अपहरणकर्ता विमान को भारत में उतरने नहीं देंगे और अब उनके पास असली में ईंधन कम होने लगा है। आधा घंटा बीत जाता है। विमान भारत पाकिस्तान सीमा पर चक्कर लगा रहा है। कैप्टन शरण ने अमृतसर ATC को कॉल किया। हमारे पास केवल 1 घंटे का ईंधन है और लाहौर हमें अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। अमृतसर ATC के पास अपहरण से निपटने की कोई ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है और उन्हें केंद्र सरकार से भी कोई निर्देश नहीं मिला है। कृपया लाहौर में उतरने की अनुमति ले, अन्यथा उन्होंने पहले ही 10 लोगों को मारने के लिए चुन लिया है। भारत से कोई मदद ना मिलने पर कैप्टन शरण ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। वह अपहरणकर्ताओं को समझाते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा है और उनके पास ईंधन की बहुत कमी है, केवल 2 ही विकल्प है, या तो अमृतसर में लैंड करना या विमान को जमीन पर क्रैश करना। कोई और विकल्प ना होने पर अपहरणकर्ता भारत में उतरने के लिए सहमत हो जाते हैं। विमान भारतीय समय अनुसार शाम 6:44 बजे लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व में अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे पर उतरता है। भारत के अंदर भारतीय कमांडो के लिए बंधकों को मुक्त करने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो एक ऐतिहासिक ब्लंडर है। अमृतसर में क्राइसिस टीम को शाम 6:40 पे दिल्ली से पहले निर्देश मिला। उन्हें लंबे समय तक ईंधन भरने और किसी भी कीमत पर विमान को उड़ान भरने से रोकने का आदेश दिया गया। पंजाब पुलिस को अपहरणकर्ताओं से उलझने का आदेश नहीं दिया गया। उन्हें भारतीय कमांडो के अमृतसर पहुंचने का इंतजार करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कमांडो अभी भी 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में है। कुछ या कोई उन्हें रोक रहा है। अपहरणकर्ता निराश हो रहे हैं कि विमान में ईंधन नहीं भरा जा रहा है। वे विमान में सवार लोगों को मारना शुरू करने की धमकी देते हैं। ये धमकी दिल्ली को चिंतित करती है। दिल्ली अमृतसर क्राइसिस टीम को विमान में ईंधन ट्रक भेजने का आदेश देते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर पंजाब कमांडो को छिपा देते हैं। उन्हें टायरों को काटना है और ट्रक को विमान के सामने इस तरह से रखना है कि वे उड़ान ना भर सके। स्थानीय कमांडो के साथ ईंधन ट्रक विमान के पास आना शुरू करता है। ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा है और ATC को चिंता है कि इतनी तेज गति से चलने वाले ट्रक अपहरणकर्ताओं को संदिग्ध बना देगा। वे ड्राइवर को धीमा करने की निर्देश देते हैं। ये आदेश ड्राइवर को भ्रमित करता है और वो अचानक रनवे के बीच में ट्रक को रोक देता है। ट्रक का ये रैंडम रुकना अपहरणकर्ताओं को चिंतित करता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि भारतीय विमान पर हमला करने वाले हैं। वे घबरा जाते हैं और कैप्टन को तुरंत टेक ऑफ करने का आदेश देते हैं। विमान में ईंधन नहीं बचा है। अपहरणकर्ताओं और चालक दल के बीच गतिरोध शुरू हो जाता है, लेकिन यह गतिरोध घातक परिणामों में समाप्त होगा।
अपहरणकर्ताओं में से एक डॉक्टर बिजनेस क्लास केबिन में जाता है और वह अपने हनीमून से लौट रहे 25 वर्षीय रुपिन कटियाल को चाकू मार देता है। कॉकपिट में मुख्य अपहरणकर्ता उल्टी गिनती शुरू करता है और अगर विमान 10 तक गिनने तक उड़ान नहीं भरता है तो वे और लोगों को मारना जारी रखेंगे। 1, 2, 3, 4। कैप्टन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अनिच्छा से एटीसी को घोषणा करता है कि वे उड़ान भर रहे हैं। We are all dying now. We're heading towards Lahore. विमान भारतीय धरती से आखिरी बार उड़ान भरता है। और जैसे ही विमान उड़ान भरता है, दिल्ली से एटीसी कमांडो अमृतसर पहुंचते हैं। मैं आपको विमान की सीट 16C पर बैठे व्यक्ति से मिलवाता हूं। नेपाल में रॉ के अधिकारी शशि भूषण तोमार को याद करें, जिन्हें कुछ सप्ताह पहले ही सूचित किया गया था कि विमान अपहरण होने वाला है। किस्मत से शशि भूषण तोमार इस विमान में यात्री है। शशि भूषण तोमार प्रधानमंत्री की सचिव एनके सिंह की बहन से विवाहित है। आरोप है कि एनके सिंह ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया कि विमान में कोई कमांडो गतिविधि ना हो और इसी कारण कमांडो के अमृतसर पहुंचने में देरी हुई। विमान अंधेरे में पाकिस्तान की ओर बढ़ता है। हालांकि लाहौर एयर स्पेस पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन कैप्टन इसे अनदेखा कर देते हैं और सीमा पार कर जाता है। पाकिस्तान ने धमकी दी कि अगर वे उनके क्षेत्र में उड़ान भरना जारी रखते हैं तो वे विमान को मार गिराएंगे। विमान को उतरने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने हवाई अड्डे की लाइट्स बंद कर दिए। Please let us land. We don't have any fuel left. जैसे ही कैप्टन अनुमति के लिए विनंती करता है, कॉकपिट में कम ईंधन की चेतावनी बजने लगती है। ईंधन के 5 मिनट बचे होने पर कैप्टन शरण जोखिम उठाने का फैसला करते हैं। उन्हें दूर से ही रोशनी की एक पंक्ति दिखाई देती है, जिससे वे हवाई अड्डा मानते हैं और वे उस और उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, उन्हें सड़क पर कारें, बाइक और लोग दिखाई देते हैं। पाकिस्तान को डर है कि वे लाहौर के बीच में एक भारतीय विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं और इसके बजाय विमान को उतरने की अनुमति देने का फैसला करते हैं। नेविगेशन एड्स और रनवे लाइट्स को फिर से चालू किया जाता है। फिर विमान शाम को 8 बजे लैंड करता है। विमान को तुरंत ही पाकिस्तानी कमांडो ने घेर लिया। कैप्टन शरण पाकिस्तान से सीढ़ियां भेजने का अनुरोध करते हैं ताकि महिलाओं, बच्चों और घायल यात्री को विमान से उतारा जा सके, लेकिन पाकिस्तान मना कर देता है। वे नहीं चाहते कि अपहरण से उनका कोई लेना देना हो। वे चाहते हैं कि विमान जल्द से जल्द उनके देश से निकल जाए। वापस केबिन में घायल यात्री खून से लथपथ मर रहा है। एटीसी ने कैप्टन को बताया, We'll give you fuel if you want, लेकिन हम बस इतना ही करेंगे। उन्होंने यात्रियों को उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया। 3 घंटे बाद और ईंधन से भरे टैंक के साथ IC-814 रात के अंधेरे में उड़ान भरता है। भारत में वापस कुछ यात्रियों के मारे जाने की संभावना पॉसिबिलिटी ने विमान में सवार लोगों के परिवार और रिश्तेदारों में दहशत फैला दी। अपहरणकर्ताओं ने विमान को काबुल, अफगानिस्तान ले जाने का आदेश दिया, लेकिन काबुल में रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने ओमान को चुना। लेकिन पाकिस्तान की तरह ओमान ने भी प्रवेश से इनकार कर दिया। रात के दौरान किसी समय अपहरणकर्ताओं द्वारा चाकू मारे गए रुपिन कटियाल ने अंतिम सांस ली। यूएई ने विमान को दुबई के पास अल मिनाद एयरफोर्स बेस पर उतरने की अनुमति दी। स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे है। अपनी धरती पर कमांडो ऑपरेशन करने का अवसर छोड़ने के बाद भारत ने यूएई से अनुरोध किया कि वह भारतीय कमांडो को यूएई में विमान पर हमला करने की अनुमति दे, लेकिन यूएई अपनी धरती पर किसी भी कमांडो कार्रवाई की अनुमति देने को तैयार नहीं है। हालांकि वे ईंधन के बदले कुछ यात्रियों को छोड़ने के लिए बातचीत करने में सक्षम है। रुपिन कटियाल का शव भी विमान से उतार दिया जाता है। विमान के पिछले हिस्से में बैठी उनकी पत्नी रचना कटियाल को यह भी नहीं पता है कि उनके पति की मौत हो चुकी है। विमान में ईंधन भरा जाता है और ये एक बार फिर उड़ान भरता है। डेस्टिनेशन अज्ञात है। अपहरण के दूसरे दिन सूरज उगता है। विमान अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के रनवे पर है। अगले 5 दिनों के लिए यह घर होगा। 1999 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। तालिबान ने विमान को हथियारबंद लड़कों और टैंकों से घेर लिया।
जिसका दावा है कि अपहरणकर्ताओं को और लोगों को मारने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। दूसरी ओर भारत का मानना है कि अपहरणकर्ताओं को तालिबान और पाकिस्तान की ISI से सक्रिय समर्थन मिल रहा है। उनका सुरक्षित बाहर निकलना सुनिश्चित है। विमान में हालत बहुत खराब है। विमान में खाना कम हो रहा है और यात्रियों को असंगत भोजन दिया जा रहा है। शौचालय ओवरफ्लो हो रहे हैं। अपहरणकर्ताओं ने सभी खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया है। बंधकों को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उन्हें पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। अब अपहरण का तीसरा दिन है। भारत में भारतीय सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। भारतीयों ने अभी तक अपहरणकर्ताओं से संपर्क नहीं किया है और कोई नहीं जानता कि विमान में सवार लोगों की हालत क्या है। 26 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपहरण के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तभी यात्रियों के रिश्तेदार बैठक में घुस आए। अपहरित यात्रियों के परिवार चाहते हैं कि भारत सरकार उनके परिजनों को मुक्त करने के लिए अपहरणकर्ताओं की सभी मांगों को पूरा करे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी इस विचार के खिलाफ है। हमें अभी तक नहीं पता कि अपहरणकर्ता क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी हो ये तरीका नहीं है। कदमों के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। अपहरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को भारत सरकार की नेगोशिएशंस टीम अफगानिस्तान में उतरती है। तालिबान और अपहरणकर्ताओं को पता नहीं है कि भारतीयों के पास विमान में एलीट ब्लैक कैट कमांडो की एक टीम छिपी हुई है, लेकिन जैसे ही भारतीय विमान रुकता है तालिबान उसे घेर लेते हैं और आक्रामक स्थिति बना लेते हैं। विमान को तालिबान मिलिशिया ने घेर लिया है, इसलिए छिपे हुए कमांडो द्वारा हमला करना अब संभव नहीं है। भारत सरकार तालिबान शासन को मान्यता नहीं देती है, लेकिन अगर उन्हें कोई समाधान निकालना है तो उन्हें उनसे बातचीत करनी होगी। भारतीय टीम ने अपहरणकर्ताओं से 2 दिनों से अधिक समय तक बातचीत की और उनकी मांगों की पूरी सूची प्राप्त की। यात्रियों को 3 आतंकवादियों के बदले में रिहा किया जाना है। हरकतुल मुजाहिद्दीन के फाउंडर मौलाना मसूद अजहर, ब्रिटिश नागरिक अहमद उमर सईद शेख जो कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के लिए गिरफ्तार की गई और मौलाना मसूद अजहर का फॉलोअर है, और आतंकवादी समूह अल उमर मुजाहिद्दीन का मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जारगर। तीनों आतंकवादियों को भारत के विभिन्न हिस्सों की जेलों से रिहा किया जाता है। वे एक विमान में सवार होते हैं और कंधार के लिए उड़ान भरते हैं। 31 दिसंबर को अपहरणकर्ता सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं। विमान में सवार IC-814 के यात्री अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। भारत को उम्मीद थी कि तालिबान अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान नेता 5 अपहरणकर्ताओं को कार में बिठाकर सीमा की ओर ले जाते हैं और वे कंधार से आजाद लोगों के रूप में भाग निकलते हैं। Today's news from Pakistan that 2 of the released persons have surfaced there only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. रिहा होने के बाद तुरंत बाद मौलाना मसूद अजहर वापस पाकिस्तान चला गया और उसने आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, जिसमें 7 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। वो अब पाकिस्तान में आजाद रह रहा है। उमर शेख को 2002 में डैनियल पर्कली हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसने यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुश्ताक अहमद जरगार आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और वह भी पाकिस्तान में आजाद रहता है। इस विमान का अपहरण किया गया था, उसे 2001 में इंडियन एयरलाइंस ने सेवा से हटा दिया था। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए था? क्या आप आतंकवादियों को रिहा करने की भारत की दृष्टिकोण से सहमत है? मुझे कमेंट्स में बताएं। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 अपनी फाइनल अप्रोच के लिए मैंगलोर एयरपोर्ट के रनवे 24 पर है। प्लेन अनस्टेबल है। ये 9 डिग्रीज के डेंजरस एंगल और एक्सेसिव स्पीड से आ रहा है। रनवे के एंड पर एक 200 फुट की क्लिफ है। रनवे छोटा है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस स्पीड पर प्लेन रुक नहीं पाएगा और क्लिफ के अंदर गिर सकता है। Go around, Captain. Please go around. लेकिन कैप्टन रिस्पॉन्ड नहीं करते। टाइम बहुत कम है, उन्हें अभी गो अराउंड करना चाहिए, पर वो नहीं करते। प्लेन रनवे की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। ये कहानी है एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 की। Wings. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 10 बजे है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812
अगली फ्लाइट के लिए प्रिपेयर हो रही है। पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं, लगेज लोड हो रहा है, प्लेन रिफ्यूल हो रहा है। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर्स अपनी सीट्स में सेटल हो रहे हैं। ये एक सिंपल 3 आवर का हॉप होना चाहिए मैंगलोर तक। कैप्टन इस एयरपोर्ट पर पहले 16 बार फ्लाई कर चुके हैं और फर्स्ट ऑफिसर ने यहाँ 66 बार लैंड किया है। लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा है। कैप्टन एक उबासी लेते हैं, स्टुवर्डेस को सिग्नल करते हैं और एक कॉफी मांगते हैं। वो सर्बिया में 2 वीक के ब्रेक से सिर्फ 2 दिन पहले वापस आए हैं। उनका बॉडी क्लॉक अभी तक सिंक में नहीं है। टाइम जोन्स उनकी नींद बिगाड़ रहे हैं और असली बात यह है कि आज रात उन्हें फ्लाइट करना ही नहीं था। ये एक लास्ट मिनट चेंज था। कल ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उन्हें कॉल करके कहा था कि वो एक कलीग की शिफ्ट ले। Okay, I'll do it. 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस शेड्यूलिंग मैन्युअली हैंडल करता था, पेन और पेपर से, और ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस रूटीन का हिस्सा थे। लेकिन इन चेंजेस का पायलट्स पर असर होता था। कभी कभी वो थके होते थे और उनकी जजमेंट धुंधली हो जाती थी। ये कहानी शुरू होती है मई 21, 2010 की रात को मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आज रात का प्लेन ये है। मैंगलोर से टेक ऑफ रात 9:35 PM पर, दुबई लैंड करना सुबह 1 बजे पर, दुबई से वापस टेक ऑफ 2:45 पर और मैंगलोर रिटर्न सुबह 6:30 तक। आसान लगता है ना? एक रूटीन फ्लाइट जो आप आंखें बंद करके भी कर लो। आज के कैप्टन है लाटको क्लूशिचा, एक 55 साल के सर्बियन नेशनल। वो उन चंद फॉरेनर पायलट्स में से एक हैं जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के रोस्टर में है। कॉकपिट में उनके साथ बैठे हैं हरबिंदर अहलुवालिया, एक 40 साल के मुंबईकर। पीछे पैसेंजर्स के साथ हैं 4 केबिन क्रू मेंबर्स, लेकिन उनका आज की कहानी में कोई रोल नहीं होगा। आज का एयरक्राफ्ट है बोइंग 737-800, जो शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस पैकेज के साथ आता है। ये प्लेन शॉर्ट रनवेज वाले एयरपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे यहाँ मैंगलोर का रनवे। प्लेन सिर्फ 3 साल पुराना है। जनवरी 2008 में एयर इंडिया एक्सप्रेस को डिलीवर हुआ था। आज की फ्लाइट मोस्टली रात में होगी और ज्यादा फ्लाइट उस टाइम विंडो में होगी जो सर्केडियन लो कहलाता है। सुबह 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम, जब फटीग अपने पीक पर होती है और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा डिप करता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस DGCA इंडियन एविएशन अथॉरिटीज के रूल्स के मुताबिक सब पायलट्स के प्री फ्लाइट मेडिकल चेक्स करता है। लेकिन मैंगलोर में एक बड़ी दिक्कत है। यहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास ना तो मेडिकल ऑफिसर है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ। मतलब मैंगलोर से डिपार्ट होने वाली फ्लाइट्स के लिए कोई प्री फ्लाइट मेडिकल चेक्स नहीं होते। DGCA के रूल्स मैंडेट करते हैं मेडिकल चेक्स, लेकिन उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस हैं। एयरलाइंस इन्हें अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है। इस केस में पायलट से सिर्फ ये बोला गया कि वो सेल्फ सर्टिफाई करे कि वो फ्लाई करने के लिए फिट है। कोई एक्चुअल मेडिकल टेस्ट नहीं किए गए। प्लेन फिर मैंगलोर से टाइम पर डिपार्ट करता है और आउटबाउंड फ्लाइट दुबई तक बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट होती है। दुबई लैंड होने के बाद क्रू रिटर्न फ्लाइट के लिए 1 घंटे 22 मिनट की तैयारी करता है। क्विक टर्न अराउंड होने की वजह से दुबई में प्री फ्लाइट मेडिकल चेक की जरूरत नहीं होती। अजम्पशंस ये है कि पायलट्स को मैंगलोर में ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, लेकिन आज ये अजम्पशन खतरनाक गलती है। और अब जब वो रिटर्न लेग के लिए टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, एक सवाल सामने है, क्या वो सच में फ्लाई करने के लिए फिट है? प्लेन अब दुबई के रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी है। थ्रॉटल आगे पुश होता है, इंजन स्टार्ट होते हैं और प्लेन रात के अंधेरे में उड़ान भर लेता है। उसका डेस्टिनेशन है मैंगलोर। ऐसे शॉर्ट फ्लाइट्स में रिलीफ क्रूज की जरूरत नहीं होती। वही 2 पायलट्स पूरा 3.5 घंटे का सफर संभालते हैं। लेकिन फ्लाइट के 1 घंटे के बाद ही कैप्टन पर थकान के असर दिखने लगते हैं। सर्बिया, जहां वो छुट्टी मना रहे थे, का टाइम जोन है GMT+2, मतलब उनका बॉडी क्लॉक मैंगलोर के टाइम से 3.5 घंटे पीछे है। ऊपर से ट्रैवल के कांस्टेंट डिसरप्शंस की वजह से उनकी स्लीप साइकिल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। वो अपनी सीट पे पीछे लीन करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में चले जाते हैं और कॉकपिट में बस स्नोरिंग की आवाज सुनाई देती है। अब कॉकपिट में एक ही पायलट काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफिसर अहलुवालिया को अकेले ATC कम्युनिकेशंस और प्लेन का कंट्रोल संभालना पड़ रहा है। एक काम जो 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है,
अब एक ही इंसान कर रहा है। लेकिन अगर कोई एयरपोर्ट है जहां पर पूरा फोकस, प्रिसिजन और टीम वर्क क्रिटिकल है तो वो है मैंगलोर। और इसका रीजन आइए जानते हैं। मैंगलोर एयरपोर्ट काफी अलग है और काफी चैलेंजेस के साथ आता है। सबसे पहले ये एक छोटी हिल के ऊपर बना है और इसके पास है एक टेबल टॉप रनवे, एक ऐसी रनवे जो हर तरफ से स्टीफ क्लिप्स से घिरी होती है। रनवे भी स्टैंडर्ड से पतला है, सिर्फ 150 मीटर वाइड। चैलेंजेस यहीं खत्म नहीं होते। रनवे एंड सेफ्टी एरिया अच्छी कंडीशन में नहीं है और उसमें प्लांट्स उग चुके हैं। और अगर ये काफी नहीं था तो रनवे 24 का एंड 250 फुट के स्टीप ड्रॉप पर खत्म होता है। यहाँ अगर प्लेन ओवररन करे तो सिर्फ रनवे से आगे निकलने का रिस्क नहीं होता, बल्कि क्लिफ के एज से गिरने की टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी होती है। और आइसिंग ऑन द केक, मैंगलोर एरिया का कंट्रोल रडार काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली एरिया कंट्रोलर प्लेन को डिसेंट क्लियरेंस देता है और फिर अप्रोच कंट्रोलर को हैंड ओवर करता है, लेकिन बिना रेडार के ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। मैंगलोर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस एयरपोर्ट को क्रिटिकल एयरपोर्ट क्लासिफाई किया है। इसका मतलब सिर्फ कैप्टन ही यहाँ लैंडिंग कर सकते हैं और फर्स्ट ऑफिसर सिर्फ पायलट मॉनिटरिंग की ड्यूटी करते हैं। ये बात भी इस स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। एक डिफिकल्ट अप्रोच, एक क्लिफ साइड रनवे और रेडार डाउन होने की वजह से मैंगलोर एक ऐसी फ्लाइट क्रू मांगता है जो फुल्ली अलर्ट हो और टीम वर्क भी बेस्ट करे। लेकिन फ्लाइट 812 के कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर डबल ड्यूटी कर रहे हैं और कैप्टन गहरी नींद में है। सुबह के 5:33 बजे है। एयरक्राफ्ट अब वे पॉइंट इगामा पर है। एटीसी क्रू को इंस्ट्रक्ट करता है कि रनवे 24 के लिए एक ILS DME आर्क अप्रोच प्रिपेयर करे। अब सवाल ये है, DME आर्क अप्रोच क्या होता है? एक स्टैंडर्ड ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच में एयरक्राफ्ट रनवे के सेंटर लाइन के साथ अलाइन करता है और ग्लाइड स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन में रनवे की तरफ डिसेंड करता है। लेकिन अगर एयरपोर्ट के आसपास ऑब्स्टेकल जैसे हिल्स, माउंटेन्स या रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेसेस हो तो एक स्ट्रेट इन अप्रोच पॉसिबल नहीं होती। ऐसे केस में एयरक्राफ्ट एक सर्कुलर DME अप्रोच फॉलो करता है जो एयरपोर्ट से एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है। एयरक्राफ्ट इस आर्क को फॉलो करता है जब तक वो सेफली लोकलाइजर को इंटरसेप्ट करके रनवे के साथ अलाइन नहीं हो जाता। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट हैजर्ड्स अवॉइड करे और सेफ लैंडिंग कर सके। मैंगलोर में कुद्रेमुख हिल्स मैंगलोर एयरपोर्ट के ईस्ट में है और इन्हें अवॉइड करने के लिए रनवे 24 के लिए एक आर्क अप्रोच जरूरी है। DME आर्क अप्रोच पायलट से ज्यादा कंसंट्रेशन और स्किल डिमांड करता है। ये नेचुरली मुश्किल नहीं है, पायलट्स ट्रेंड होते हैं और ये प्रोसीजर रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें हर डिटेल पर केयरफुल अटेंशन जरूरी होता है। और ये एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि कैप्टन अभी सो रहे हैं और फर्स्ट ऑफिसर डबल ड्यूटी कर रहे हैं। मैंगलोर से लगभग 130 मील दूर फर्स्ट ऑफिसर डिसेंट क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यही वो जगह है जहां प्लेन को यूजुअली अपना डिसेंट शुरू करना होता है, लेकिन आज ATC उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर देता है। याद है, मैंगलोर एरिया कंट्रोलर रेडार काम नहीं कर रहा। रेडार के बिना ATC एक मैनुअल सिस्टम यूज करता है जिसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर कंट्रोल कहते हैं। इसमें वो मेंटली मैप बनाते हैं कि प्लेन्स कहां है और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उन्हें यूजुअल से ज्यादा दूर दूर रखा जाता है, टिपिकली 10 से 15 मिनट की फ्लाइंग डिस्टेंस के गैप के साथ। जब किसी प्लेन को ऑल्टीट्यूड चेंज करना होता है तो ATC पहले कंफर्म करता है कि नई ऑल्टीट्यूड और डिसेंट के दौरान क्रॉस होने वाली हर ऑल्टीट्यूड पर स्पेस अवेलेबल हो। इस वजह से वो प्लेन्स को जितना हो सके सेम ऑल्टीट्यूड पर रखना प्रेफर करते हैं। आज ATC डिसाइड करता है कि प्लेन अपना डिसेंट तब शुरू करेगा जब वो 80 मील मार्क पर होगा। अब प्लेन 80 मील के मार्क पर पहुंच गया है और उन्हें डिसेंट के लिए क्लियरेंस मिलती है। फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल्स को टैप करते हैं, डिसेंट 7000 फीट तक इनिशिएट करते हैं। फ्लाइट क्रू को शॉर्ट डिस्टेंसेस से डिसेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें पता है प्लान क्या है। अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा है तो उन्हें एक होल्डिंग पैटर्न में जाकर ऑल्टीट्यूड लूज करना होगा। लेकिन इस प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है अप्रोच ब्रीफिंग, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की गाइडलाइंस के मुताबिक 150 मील मार्क पर करना जरूरी है। लेकिन कैप्टन अभी भी गहरी नींद में है और ये ब्रीफिंग विंडो मिस हो चुकी है।
फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन की तरफ देखते हैं, उन्हें अपनी सीट पर सोया हुआ पाते हैं और उन्हें जेंटली जगाने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज कॉकपिट की शांति को तोड़ती है। कैप्टन, वी आर अप्रोचिंग। कैप्टन जाग जाते हैं, धीरे धीरे, ग्रॉकी और डिसोरिएंटेड। याद रहे, सिर्फ कैप्टन को मैंगलोर में लैंडिंग की परमिशन है। डिसेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और पूरी ब्रीफिंग करने का वक्त नहीं बचा है, तो वो अप्रोच ब्रीफिंग को स्किप करने का फैसला लेते हैं। कैप्टन आज अपना पहला एक्शन लेते हैं। स्पीड ब्रेक्स इनिशिएट करते हैं, स्पीड लूज करने और डिसेंट को तेज करने के लिए, क्योंकि रनवे अब और करीब आ रहा है। प्लेन अब मैंगलोर से सिर्फ 25 मील दूर है और 18,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर है। क्योंकि उन्होंने डिसेंट लेट शुरू किया, अब वो इस स्टेज पर अपने आइडियल डिसेंट 5 से काफी ज्यादा ऊपर है। एटीसी उन्हें 2900 फीट तक डिसेंड करने के लिए क्लियरेंस देता है। फर्स्ट ऑफिसर एक शॉर्टर अप्रोच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली 338 रेडियल तक जाकर 10 DME आर्क ज्वाइन करने की। एटीसी इसे अप्रूव कर देता है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि फर्स्ट ऑफिसर शॉर्टर रूट क्यों चाहते हैं, जबकि उनका ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड है। लॉन्गर रूट उन्हें स्मूथली डिसेंड करने का मौका दे सकता था। अब तक पायलट्स लगभग 10 घंटे ड्यूटी पर है और लो सर्केडियन विंडो में काम कर रहे हैं। कैप्टन ग्लूसिका ज्यादातर साइलेंट है, बस कभी कभी यॉन करते हैं या गहरी सांस लेते हैं, लेकिन अब फर्स्ट ऑफिसर भी यॉनिंग शुरू कर देते हैं। फटीग दोनों पायलट्स पर असर कर रहा है। उनका बस एक ही एम है, अब लैंड करें, घर जाएं और एक अच्छी नींद लें। प्लेन 10 DME आर्क के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। इस पॉइंट पर उन्हें 2900 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वे 10,500 फीट पर है। वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। जब वो राइट टर्न करने की पोजीशन पर पहुंचते हैं, तब उन्हें 2200 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो 6000 फीट पर है। कैप्टन अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्कैन करते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो काफी ज्यादा हाइट पर है। ऑल्टीट्यूड और स्पीड लूज करने के लिए वो लैंडिंग गियर लोअर करते हैं और स्पीड ब्रेक्स फुल सेटिंग पर डिप्लॉय करते हैं, लेकिन इन सब करने के बाद भी प्लेन काफी ऊपर है। इस हाइट पर वो ग्लाइड स्लोप कैप्चर नहीं कर सकते। ग्लाइड स्लोप उनके नीचे है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर ग्लाइड स्लोप पिंक हो जाता है और प्लेन लोकलाइजर को लैच करता है। प्लेन रनवे की तरफ डिसेंड करना शुरू करता है। लेकिन रुकिए, ये कैसे हुआ? प्लेन ने करेक्ट 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप की जगह फैंटम 9 डिग्री ग्लाइड स्लोप कैप्चर किया है, और अब प्लेन एक टेरिफाइंग 9 डिग्री एंगल पर डिसेंड कर रहा है, जो नॉर्मल एंगल से लगभग 3 गुना ज्यादा है। एक अलर्ट पायलट के लिए यह स्टीप एंगल तुरंत रेड फ्लैग होना चाहिए था, लेकिन इस क्रू ने यह क्लियर क्लूज मिस कर दिए। 9 डिग्री ग्लाइड स्लोप के बारे में और डिटेल में समझने के लिए पाकिस्तान एयरवेज 8303 की कहानी पर बेस्ड वीडियो जरूर देखें। 10 मील दूर प्लेन की स्पीड बढ़ रही है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को फ्लैप्स 10 सेट करने के लिए कहते हैं, स्पीड रिड्यूस करने की कोशिश में, लेकिन प्लेन फ्लैप्स 10 के लिए अभी भी काफी फास्ट है। फर्स्ट ऑफिसर हेजिटेट करते हैं और पूछते हैं, Are you sure? Flaps 10? कैप्टन इंसिस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स 10 सेट कर देते हैं। 7.5 मील दूर प्लेन को 2000 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो 5000 फीट पर है। 4 मील दूर प्लेन को 1500 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो 3200 फीट पर है, आइडियल ऑल्टीट्यूड का डबल। प्लेन एक डेंजरस रेट पर डिसेंड कर रहा है। अब तक क्रू को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि वो काफी ऊपर है और उन्हें एक होल्डिंग पैटर्न इनिशिएट कर लेना चाहिए था ऑल्टीट्यूड लूज करने के लिए। यह अप्रोच चेकलिस्ट का एक हिस्सा होती है जो उन्होंने परफॉर्म नहीं की। 3 मील दूर फ्लैप्स 40 सिलेक्ट होते हैं बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट होती है। प्लेन को 1200 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो 2800 फीट पर है। डिसेंट रेट अब 1000 फीट पर मिनट से 2000 फीट पर मिनट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लेन स्टेबलाइज नहीं है, We're too high, Captain. Runway is straight down. लेकिन वो अप्रोच कंटिन्यू करते हैं। 2 मील दूर कैप्टन ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करते हैं और मैनुअल कंट्रोल लेते हैं। इस पॉइंट पर उन्हें गो अराउंड इनिशिएट करना चाहिए था। अप्रोच पूरी तरह अनस्टेबल है।
और जिस स्पीड से वो आ रहे हैं, रनवे पर टाइम पर स्टॉप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली मैंगलोर के शॉर्ट रनवे पे 1.5 मील दूर। कैप्टन को फाइनली रियलाइज होता है कि उन्होंने 9 डिग्री ग्लाइड स्लोप कैप्चर किया है, ना कि 3 डिग्री। Rock localizer, glide path. कॉकपिट वार्निंग से भर जाता है। सिंक रेट, पुल अप, बार बार रिपीट होता है। कैप्टन इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। Oh my God. फिर भी वो लैंडिंग करना ही चाहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर वरीड हैं और दोबारा सजेस्ट करते हैं, Captain, go around. We are unstable. लेकिन कैप्टन डिसएग्री करते हैं और फर्स्ट ऑफिसर को ओवरराइड करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल नहीं लेते क्योंकि उन्हें मैंगलोर में लैंडिंग की परमिशन नहीं है। 1 मील दूर रनवे अब नजर आ रहा है, लेकिन प्लेन अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है और बहुत फास्ट है। कैप्टन डिसेंट में और ज्यादा लीन करते हैं, कंट्रोल कॉलम को आगे पुश करते हैं। प्लेन डाइव करने लगता है, अब 4000 फीट पर मिनट के टेरिफाइंग रेट पर ग्राउंड के बहुत करीब। कॉकपिट अलार्म से भर जाता है। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बजने लगता है, लेकिन दोनों पायलट्स इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, ILS पाथ के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हुए बिना। कैप्टन प्लान कंटिन्यूएशन बायस का शिकार होते हैं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें इंसान एक प्लान को कंटिन्यू करते रहना चाहता है, चाहे सब कुछ उसके अगेंस्ट क्यों ना हो। हर सिग्नल के बावजूद वो लैंडिंग करने के लिए कमिटेड है। रनवे लाइट्स बढ़ने लगती है और करीब दिखाई देती है। कंट्रोल टावर में ATC को कुछ गलत लगता है। Express 812. Can you confirm established? लेकिन सही रिपोर्ट देने के बजाय कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को कहते हैं अफर्मेटिव। इस कंफर्मेशन के बाद टावर उन्हें लैंडिंग क्लियरेंस दे देता है। Express 812. Clear to land. Winds calm. लेकिन लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बावजूद प्लेन अभी भी 4000 फीट पर मिनट की स्पीड से डिसेंड कर रहा है। प्लेन अब 700 फीट पर है, जबकि इस स्टेज पर उन्हें 300 फीट पर होना चाहिए था। कॉकपिट में लगातार अलार्म्स बज रहे हैं। प्लेन रनवे थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है सिर्फ 200 फीट की ऑल्टीट्यूड पर और एक डेंजरस 160 नॉट्स की स्पीड के साथ, जो टारगेट स्पीड 144 नॉट से काफी ज्यादा है। प्लेन टचडाउन जोन के ऊपर फ्लोट करता है, रनवे का प्रेशियस डिस्टेंस वेस्ट करते हुए, और हर मीटर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफिसर एक आखिरी बार डेस्परेट प्ली करते हैं, Go around, Captain. We don't have runway left. लेकिन कैप्टन पुल अप नहीं करते। पहला कांटेक्ट, राइट व्हील रनवे को हिट करता है। रनवे के स्टार्ट से 4500 फीट आगे प्लेन बाउंस करता है, फिर 5200 फीट पर सेटल होता है। रनवे का आधा से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। सिचुएशन अब बहुत ज्यादा सीरियस है। सिर्फ 2800 फीट बचे हैं प्लेन को स्टॉप करने के लिए। कैप्टन का ग्रिप कंट्रोल्स पर टाइट होता है, उनकी आंखें रनवे के एंड पर फिक्स होती है। सिर्फ 10 सेकेंड्स, रनवे के एंड का क्लिफ और करीब आ रहा है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ऑटो ब्रेक 2 पर सेट है, ये मैक्स पर होना चाहिए था मैक्सिमम ब्रेकिंग के लिए। कैप्टन रिवर्स थ्रस्टर्स डिप्लॉय करते हैं और ब्रेक स्लैम करते हैं। इंजन रिवर्स थ्रस्ट एंगेज करते हैं, लेकिन प्लेन अब भी रनवे पर तेजी से जा रहा है। स्पीड अब भी ज्यादा है और क्लिफ का एज बिल्कुल पास है। जब रनवे का एज रैपिडली नजदीक आता है, कैप्टन एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेते हैं। वो रिवर्स थ्रस्ट रोक देते हैं और एक लास्ट डिच अटेम्प्ट करते हैं गो अराउंड का। वो थ्रॉटल्स को आगे पुश करते हैं, इंजन सर्ज करते हैं, लेकिन इंजन्स को स्पीड पर वापस आने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स जो उनके पास नहीं है। और अब बहुत लेट हो चुका है। स्पीड टेक ऑफ के लिए काफी नहीं है, लेकिन स्टॉप करने के लिए भी काफी ज्यादा है। इंजन्स का लास्ट मिनट थ्रस्ट ब्रेकिंग पावर को कैंसिल कर देता है। क्लिफ का एज सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर है। प्लेन स्पीड से आगे बढ़ता है, समय स्लो हो जाता है। प्लेन पुअरली मेंटेन रनवे एंड सेफ्टी एरिया में एंटर करता है। राइट विंग ILS एंटेना को स्मैश करता है। होल्ड ऑन, कोई चिल्लाता है। प्लेन बाउंड्री फेंस को तोड़ता है और फिर एक फाइनल झटका। बोइंग 737 जमीन छोड़ देता है और ग्रेविटी अपना असर दिखाती है। प्लेन क्लिफ से नीचे गिरता है। इंपैक्ट, प्लेन गॉर्ज में शैटर होता है। इंपैक्ट की फोर्स से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फ्यूल टैंक्स रप्चर हो जाते हैं, फ्लेम्स एक्सप्लोड होती है, स्मोक हवा में भर जाती है और डेब्री रेवाइन में फैल जाता है। प्लेन 3 सेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है। प्लेन बाउंड्री फेंस से आधा किलोमीटर दूर आकर रुकता है। इंपैक्ट और फायर की वजह से प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली स्क्रैम्बल होती है,
लेकिन टेरेन बहुत चैलेंजिंग है और ये एक रिमोट जगह है। हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल विलेजर्स जो क्रैश के शोर से अट्रैक्ट होते हैं सबसे पहले साइट पर पहुंचते हैं। इक्विपमेंट नहीं, ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ उनका जज्बा। वो रैकेट से सर्वाइवर्स को खींचते हैं। उनके एक्शंस ऑफिशियल रेस्क्यू टीम्स के आने तक प्रेशियस टाइम सेव करते हैं। लेकिन सीन दिल तोड़ने वाला है। 166 लोगों में से सिर्फ 8 लोग सरवाइव करते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स कैटास्ट्रोफी को समझने की कोशिश करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करते हैं और वो एक हॉन्टिंग ट्रुथ डिस्कवर करते हैं। अगर कैप्टन फुल ब्रेक्स अप्लाई करते और रिवर्स थ्रस्ट को होल्ड करते तो प्लेन ओवररन के अंदर ही रुक सकता था। लेकिन उनका लास्ट सेकंड गो अराउंड अटेम्प्ट, एक मूव जो रूल्स के मुताबिक अलाउड नहीं था, फ्लाइट 812 की किस्मत लिख देता है। थ्रॉटल्स फॉरवर्ड, ब्रेक्स रिलीज, बिल्कुल उस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कैप्टन, डू यू नो वेयर वी आर? कुछ नहीं दिख रहा। आई कांट सी एनीथिंग। अटेम्प्टिंग टू लैंड। आई एम फ्लाइंग ब्लाइंडली। त्रिवेंद्रम, केरला। कतर से भारत आ रही जेट एयरवेज की इस फ्लाइट के पायलट्स और यात्री जीवित रहने के लिए डेस्परेट है। भयानक मौसम और आईएलएस के बिना पायलट्स के लिए रनवे देखना इम्पॉसिबल है। पायलट्स इस फ्लाइट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार लैंड करने की कोशिश कर चुके हैं। वे 2 घंटों से हवाई अड्डे के चक्कर लगा रहे हैं और अब उनके पास फ्यूल बहुत कम है। उनके पास सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा है। जीरो विजिबिलिटी में विमान जमीन के इतने करीब है कि जीपीडब्ल्यूएस वार्निंग आने लगते हैं। और यदि वे अगले 10 मिनट में लैंड नहीं कर पाए तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई? ये बॉलीवुड मूवी रनवे 34 की असली कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान का एक गलत डिसीजन 150 लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। ये जेट एयरवेज फ्लाइट 555 की कहानी है। आज 17 अगस्त 2015 है और ये दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जेट एयरवेज बोइंग 737-800 की क्रू कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाने के लिए 4 घंटे की उड़ान की तैयारी कर रही है। आज की उड़ान के पायलट्स ने पिछले दिन से फ्लाइट को कोचिन से दोहा तक उड़ाया था और दोनों उड़ानों के बीच उनके पास आराम करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय था। दोहा कोचिन सेक्टर जेट एयरवे की सबसे लोकप्रिय रूट में से एक है और आज की उड़ान भी इससे अलग नहीं थी। इस विमान में 142 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे। आज का विमान बोइंग 737-800 है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला नैरो बॉडी विमान है। ये फ्लाइट 2 GE-CFM56 टर्बोफैन इंजन से पावर है, जो हर 10 मिनट में 500 किलो ईंधन यूज करता है। इसे याद रखें, ये कहानी एक बहुत बड़ा फ्यूल नाइटमेयर बनने वाली है। उड़ान का समय 4 घंटे है और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। कैप्टन विमान को उड़ाने वाला था और फर्स्ट ऑफिसर मॉनिटर करने वाला था। कैप्टन 40 वर्ष का था और उसके पास उड़ान के लगभग 6700 घंटे का अनुभव था, जिसमें उसका ज्यादा अनुभव इसी टाइप की फ्लाइट का था। फर्स्ट ऑफिसर उम्र में छोटा है, वह 25 साल का है। उसके पास कुल मिलाकर 1500 घंटे का उड़ान का अनुभव है और इस फ्लाइट पर लगभग 6 घंटे की उड़ान का अनुभव है। दोनों पायलट्स की उम्र और रिलेटिव अनुभव में भारी गैप पर ध्यान दे। ये पावर ग्रेडियंट इस कहानी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नाइट फ्लाइट थी जो लोकल टाइम 10:30 पर प्रस्थान करने वाली थी। अब ये पूरी उड़ान सर्केडियन लो की विंडो में होने वाली थी। ये रात 2 बजे से 6 बजे का टाइम है। इस टाइम जनरली लोग सोते हैं और अलर्टनेस कम हो जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप देर रात तक काम करते हैं, इस टाइम के दौरान पायलट्स को ड्राउजीनेस होती है और उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अलर्टनेस काफी कम हो जाती है। फ्लाइट की तैयारी के लिए क्रू 2 घंटे पहले मिले। जब उन्हें कोचिन के लिए वेदर रिपोर्ट मिले तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मौसम रिपोर्ट 10 घंटे पहले बनाई गई थी और उनके पास इससे रीसेंट रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग 10 आज पुरानी इंफॉर्मेशन से करनी पड़ी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि कोचिन हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 4000 मीटर थी और मौसम अच्छा था। उनका चोजन ऑल्टरनेट बेंगलुरु था। वैसे तिरुवनंतपुरम और कैलिकट जैसे एयरपोर्ट ज्यादा नजदीक है। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड की सिटीज में माउंटेन्स के कारण सिमिलर मौसम होता है। ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स पे प्राइमरी एयरपोर्ट से बेटर वेदर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बेंगलुरु को चुना।
जो पहाड़ों के दूसरी तरफ है। वहां विजिबिलिटी 8000 मीटर थी। हवा 290 पर 10 नॉट्स थी। उन्होंने कोयम्बतूर को अपना सेकंड ऑल्टरनेट रखा। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस ट्रिप के लिए उन्हें कितने फ्यूल की जरूरत होगी। गाइडलाइंस है कि टेक ऑफ से पहले विमान में कितना फ्यूल होना चाहिए, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे टैक्सी के लिए कितना फ्यूल चाहिए। 18 मिनट की टैक्सी के लिए उन्होंने 216 किलो ईंधन डाला। इसमें उन्होंने यात्रा का ईंधन ऐड कर दिया। यात्रा ईंधन दोहा में रनवे पर तेजी लाने, भारत तक फ्लाई करने और कोचीन में रनवे से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ईंधन है। उन्होंने 11,112 किलो ईंधन ऐड किया 4 घंटे और 7 मिनट की यात्रा के लिए। इसमें उन्होंने 14 मिनट्स का एक्स्ट्रा ईंधन डाला इमरजेंसी के लिए, जैसे कि तूफान में एटीसी द्वारा रूट चेंज। जेट एयरवेज ने अनिवार्य किया था कि बफर ईंधन यात्रा ईंधन का 5% होगा। इसमें उन्होंने 2178 किलो का ऑल्टरनेट ईंधन जोड़ा, ताकि वो अगर कोचिन में लैंड नहीं कर पाए और उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जाने के लिए 44 मिनट की उड़ान का समय मिल सके। और इसमें उन्होंने फाइनल रिजर्व फ्यूल जोड़ा। फाइनल रिजर्व फ्यूल उनकी ऑल्टरनेट हवाई अड्डे बेंगलुरु पर 30 मिनट की उड़ान भरने के लिए आवश्यक फ्यूल है, और इस उड़ान के लिए 1128 किलो फ्यूल चाहिए था। उन्होंने एयरलाइन की आवश्यकता के अनुसार एपीयू बर्न के लिए 105 किलो फ्यूल भी जोड़ा। इससे मिनिमम फ्यूल 15,295 किलो तक पहुंच गया। कोचिन में खराब मौसम की संभावना के कारण कैप्टन ने सोचा कि अतिरिक्त होल्ड समय की आवश्यकता हो सकती है, और इसलिए 19 मिनट के लिए एडिशनल 750 किलो ईंधन जोड़ दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 16,100 किलो ईंधन लिया, जिससे 6 घंटे और 13 मिनट का इंजन ऑन टाइम मिला। अब आइए दोहा कतर वापस चले। यात्री विमान में चढ़ चुके हैं और विमान प्रस्थान के लिए तैयार है। विमान ने 1920 यूटीसी पे पुशबैक किया और 1937 यूटीसी पर दोहा से कोची भारत की ओर प्रस्थान कर गया। उनके आगे 4 घंटे की फ्लाइट थी। 3.5 घंटे बाद वे भारत के वेस्ट कोस्ट पहुंचे और कोची एटीसी से संपर्क किया। अभी सुबह के 4:30 बजे है। एटीसी ने उन्हें सूचित किया कि कोची में धुंध के कारण विजिबिलिटी 3,500 मीटर्स थी। 1500 और 8,000 फीट पर कुछ बादल थे। पायलट्स को जो सुनने की उम्मीद थी ये उससे बहुत अलग नहीं था, और इसलिए उन्होंने कोचिन की ओर कंटिन्यू किया। आइए कोचिन हवाई अड्डे से परिचित होते हैं। ये एक सिंगल रनवे हवाई अड्डा है जिसमें रनवे 0927 है। आज सुबह एक्टिव रनवे 27 था। रनवे 27 की अप्रोच के लिए पायलट्स को रनवे के ऊपर से VOR तक उड़ान भरनी थी। पूर्व में 097 की हेडिंग पर जाना था, फिर 271 की हेडिंग की ओर मुड़ के लैंडिंग के लिए पोजीशन लेनी थी। विमान सुबह 5:20 कोची हवाई अड्डे पर पहुंचा और उन्हें एटीसी ने रनवे 27 की अप्रोच की मंजूरी दे दी। इस समय उनके पास 4,844 किलो ईंधन था। यह दिन का उनका पहला लैंडिंग प्रयास होगा। एटीसी की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विजिबिलिटी 3,000 मीटर हो गई थी। पूरे रनवे और अप्रोच पाथ पर कोहरा था। विमान बादलों से घिर गया और कैप्टन आगे कुछ नहीं देख पा रहा था। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो रनवे की ओर बढ़े, उन्होंने अपने अप्रोच चार्ट की जांच की। इस रनवे के लिए मिनिमम विजिबिलिटी 650 मीटर थी और डिसीजन ऊंचाई 320 फीट थी। यदि वे 320 फीट पर रनवे नहीं देख पाते हैं तो उन्हें फिर गो अराउंड करना होगा। क्रू ने अप्रोच को कंटिन्यू किया, ये सोचकर कि रनवे जल्द ही दिख जाएगा। उन्होंने प्लेन के फ्लैप्स बढ़ाए और गियर नीचे लाए। जैसे विमान ग्लाइड स्लोप से नीचे आया, मौसम खराब होता गया। जैसे ही विमान 1000 फीट से नीचे आया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपने डिसीजन ऊंचाई पर पहुंचे। रनवे कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए 256 फीट पर उन्होंने टोगा स्विच दबाया, मैक्स पावर लगाई और अपना पहला गो अराउंड किया। अभी सुबह के 5:30 बजे है। इसके बाद कैप्टन ने मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर का पालन किया और कोचिन के होल्डिंग पैटर्न को ज्वाइन किया। विमान पर ईंधन घटकर 4,699 किलोग्राम रह गया। बेंगलुरु की ओर जाने के लिए आवश्यक मिनिमम ईंधन 3,306 किलो है।
होल्डिंग करते समय उन्होंने जांच की कि उनके प्लान्ड ऑल्टरनेटिव्स बेंगलुरु और कोयंबटूर में मौसम कैसा था। चालक दल ने एटीसी से त्रिवेंद्रम की मौसम रिपोर्ट मांगी। तो त्रिवेंद्रम क्यों? कैप्टन ने तर्क दिया कि अगर वो बेंगलुरु के बजाय त्रिवेंद्रम जाए तो इससे उन्हें कोचिन में होल्ड के लिए एडिशनल 20 मिनट मिल जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर वो 2 और अप्रोचेस कर सकते हैं। क्योंकि त्रिवेंद्रम उनके ओरिजिनल प्लान्स में नहीं था, फर्स्ट ऑफिसर ने उस हवाई अड्डे का नोटैम्स चेक किया। नोटैम के अकॉर्डिंग त्रिवेंद्रम में ILS मेंटेनेंस के लिए बंद था, तो त्रिवेंद्रम में लैंड करने के लिए उन्हें अच्छी विजिबिलिटी की जरूरत थी। त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 3000 मीटर और बादल 1500 फीट पर थे। ये वॉर अप्रोच की मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर था, इसलिए कैप्टन को भरोसा था कि अगर वो त्रिवेंद्रम जाए तो वहां विमान को लैंड कर सकते हैं। जब वे अपने होल्डिंग पैटर्न में थे, 2 एयर इंडिया फ्लाइट्स कोचिन में फाइनल अप्रोचेस पर थे। पहले विमान ने लैंड किया और 1400 फीट पर रनवे देखने की सूचना दी। दूसरे ने लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन अपने डिसीजन एल्टीट्यूड पर रनवे नहीं देख सका। उन्होंने बताया कि बादल 600 फीट पर है और विजिबिलिटी 2400 मीटर तक गिर गई थी। क्योंकि पहला एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान लैंड कर पाया, जेट एयरवेज की क्रू ने दूसरा लैंडिंग अटेम्प्ट करने का फैसला किया। जैसे ही विमान डिसीजन ऑल्टीट्यूड पर पहुंचा, पहले प्रयास की तरह वो रनवे नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने सुबह 5:47 पे सेकेंड गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। फ्लाइट में सिर्फ 3919 किलोग्राम फ्यूल रह गया था। बेंगलुरु जाने के लिए मिनिमम 3306 किलो फ्यूल चाहिए था। कोचिन में थर्ड अटेम्प्ट के लिए 800 किलोग्राम ईंधन चाहिए। इसके बाद बचे हुए फ्यूल से वो बैंगलोर नहीं जा सकते, इसलिए अगर वो बेंगलुरु जाना चाहते हैं तो उन्हें अभी डाइवर्ट करना होगा। लेकिन कैप्टन त्रिवेंद्रम जाना चाहते थे ताकि कोचिन में एक्स्ट्रा होल्डिंग टाइम मिल सके। कैप्टन ने इसे फर्स्ट ऑफिसर के साथ डिस्कस किया, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर को चिंता थी कि त्रिवेंद्रम में ILS काम नहीं कर रहा था और त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी कोचिन जैसी ही थी, इसलिए वो शायद त्रिवेंद्रम में भी लैंड ना कर पाए। उन्हें यह भी चिंता थी कि धुंध और उगते सूरज के कारण विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है। कैप्टन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर त्रिवेंद्रम का वेदर और खराब होता है तो वो कोयंबटूर जा सकते हैं, क्योंकि ये कोचिन के पास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कोयंबटूर का मौसम चेक ही नहीं किया। याद है मैंने कॉकपिट में पावर ग्रेडियंट को मेंशन किया था, ये यहाँ एक अहम भूमिका निभाना शुरू कर रहा है। इसके बाद क्रू ने ATC को इन्फॉर्म किया कि वो त्रिवेंद्रम को विकल्प पुनः नामित कर रहे हैं। उसी समय कुवैत एयरवेज के एक विमान ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो रनवे देख नहीं पाए और उन्हें गो अराउंड करना पड़ा। और कुवैत प्लेन से अपडेटेड इंफॉर्मेशन के अनुसार ATC ने जेट एयरवेज क्रू को बताया कि विजिबिलिटी अब 1500 मीटर थी और नीचे बादल 400 फीट पर थे। मौसम और भी खराब हो गया था। ATC ने जेट एयरवेज की क्रू को अपना इरादा बताने को कहा। कैप्टन ने ATC को सूचित किया कि वह एक बार फिर कोचिन में उतरने का प्रयास करना चाहते हैं और यदि लैंडिंग असफल रही तो वह त्रिवेंद्रम की ओर रुख करेगा। अब विमान ने कोचिन में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगाया और ईंधन यूज होता रहा। ATC ने तब उन्हें लेटेस्ट मौसम बताया। धुंध और निचले बादलों में टेम्पो विजिबिलिटी घटकर 1500 मीटर हो गई है और क्लाउड्स 400 फीट पर है। मौसम और भी खराब हो गया था। इस समय मौसम पिछले 2 प्रयासों से भी ज्यादा खराब है। पिछले 30 मिनट में किसी भी विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन ने लैंडिंग का तीसरा प्रयास शुरू करने का फैसला किया। मिनीमास पहुंच गए, लेकिन वे रनवे नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने आज का तीसरा गो अराउंड किया। ATC ने उन्हें कोचिन के लिए 180 रेडियल और 4000 फीट तक चढ़ने के लिए कहा। यह रूट उन्हें त्रिवेंद्रम तक ले जाएगा। जहाज पर अब 2644 किलो ईंधन है। बैंगलोर के लिए उन्हें मिनिमम 3306 किलो फ्यूल चाहिए। अब बैंगलोर जाना ऑप्शन में नहीं था। त्रिवेंद्रम के लिए मिनिमम 2614 किलो फ्यूल चाहिए था। त्रिवेंद्रम में उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये 30 किलो फ्यूल उन्हें उड़ान के लिए सिर्फ 1 मिनट का अतिरिक्त समय देते हैं। इसके अलावा क्योंकि वे त्रिवेंद्रम की ओर जा रहे थे, कोयंबटूर भी अब विकल्प नहीं था। जब वे त्रिवेंद्रम के रास्ते में थे तो उन्हें FL 210 पर क्लाइंब की अनुमति दे दी गई। 5 मिनट बाद त्रिवेंद्रम ATC ने कोचिन ATC को सूचित किया कि त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 1500 मीटर तक गिर गई है और इसे जेट एयरवेज 555 को रिले करने के लिए कहा। कोचिन ATC ने इसे स्वीकार किया,
लेकिन जेट एयरवेज विमान को यह जानकारी नहीं दी गई। चालक दल वाहन की बिगड़ती स्थितियों से अनजान होकर त्रिवेंद्रम की ओर उड़ान भर रहे थे। त्रिवेंद्रम का मौसम अब कोचीन जैसा था। आइए अब त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से परिचित होते हैं। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा शहर के बीच में है, अरब सागर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर। और केरल के कई हवाई अड्डों की तरह त्रिवेंद्रम में भी एक ही रनवे है, रनवे 1432। और आज सुबह रनवे 14 एक्टिव था। अभी सुबह के 6:30 बजे है। जैसे ही वे त्रिवेंद्रम के पास पहुंचे, क्रू का संपर्क त्रिवेंद्रम एटीसी से हुआ। एटीसी ने मौसम बताया, विजिबिलिटी 1500 मीटर, हवा 290, कुछ बादल 1500 फीट और 2500 फीट पर थे। एटीसी ने उन्हें रनवे 14 को वीओआर अप्रोच करने की अनुमति दी। 1500 मीटर विजिबिलिटी अब एक इशू था, क्योंकि त्रिवेंद्रम में वीओआर अप्रोच के लिए मिनिमम लेंथ 2100 मीटर थी। मिनिमम डिसीजन ऑल्टीट्यूड 650 फीट है। इसका मतलब यह था कि लीगली पायलट इस सिचुएशन में वीओआर अप्रोच शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ईंधन अभी भी एक इशू है। इसके बाद क्रू ने एटीसी से पूछा कि क्या उनके पास हाई विजिबिलिटी लाइटिंग है, क्योंकि वे कन्वर्टेड मीटेरोलॉजिकल विजिबिलिटी वर्क अराउंड को यूज करना चाहते थे। जब अप्रोच लाइट्स चमकदार होती है तो पायलट रनवे को बहुत दूर से देख सकते हैं, और उन मामलों में पायलट्स हायर विजिबिलिटी नंबर के लिए इस टेबल को यूज करके रिपोर्टेड विजिबिलिटी को कन्वर्टेड मेट विजिबिलिटी में चेंज कर देते हैं। हालांकि ये कन्वर्जन केवल तभी किया जा सकता है जब हवाई अड्डे पर हाई विजिबिलिटी लाइटिंग मौजूद हो। लेकिन एटीसी ने चालक दल को बताया कि रनवे पर केवल बेसिक लाइटिंग थी। लेकिन ऐसी रोशनी की कमी के बावजूद कैप्टन ने कैलकुलेट किया और 2250 मीटर का कन्वर्टेड मेट विजिबिलिटी वैल्यू प्राप्त की। ये वीओआर अप्रोच के लिए आवश्यक 2100 मीटर से अधिक थी। इसलिए उन्होंने बॉक्स चेक किया और त्रिवेंद्रम की तरफ कंटिन्यू किया। जब विमान त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से 25 मील दूर था तो कैप्टन को एहसास हुआ कि वे अप्रोच शुरू करने के लिए बहुत ऊंचे थे और ऊंचाई कम करने के लिए राइट 360 ऑर्बिट का अनुरोध किया। क्रू ने अपनी ऊंचाई कम करने के लिए समय और ईंधन खर्च किया। इस अनप्लान टर्न ने उपलब्ध ईंधन को और कम कर दिया और विमान में मिनिमम ईंधन ही रह गया। हालांकि अभी तक कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। मिनिमम ईंधन कॉल ये दर्शाती है कि यदि और देरी होती है तो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद एटीसी ने जेट एयरवेज 555 को 2000 मीटर की विजिबिलिटी के साथ सीधे रनवे 14 की ओर डायरेक्ट किया और सुबह के 6:50 बजे विमान मिनिमम डिसीजन ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वे रनवे को देखने में असमर्थ रहे। उन्होंने दिन के लिए अपना चौथा गो अराउंड किया। जहाज पर ईंधन घटकर 1324 किलो रह गया। फाइनल रिजर्व फ्यूल 1300 किलो है। जब विमान फाइनल रिजर्व फ्यूल के नीचे चला जाता है तो क्रू को इमरजेंसी घोषित करनी होती है और इसे सभी हवाई अड्डों और अप्रोचेस खुल जाती है। 2 मिनट के बाद ईंधन 1300 किलो से नीचे आ गया और फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल करी। चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली है। कैप्टन ने एटीसी से रनवे 14 में एक विजुअल अप्रोच की अनुमति मांगी। अब एक विजुअल अप्रोच करने के लिए आपको रनवे और अप्रोच पाथ को क्लियर देखने की आवश्यकता होती है। इस कैप्टन ने अभी एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोच की है और वे रनवे नहीं देख सका। लेकिन अब पायलट जीरो विजिबिलिटी में नॉन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करने की अनुमति मांग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि विजुअल अप्रोच में आप छोटे रूट लेकर कम टाइम में लैंड कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा विजिबिलिटी में यह एक बड़ा गैम्बल था। इस समय पायलट 5 घंटे से सर्केडियन लो विंडो में इस विमान को उड़ा रहे थे। विमान में लगभग कोई ईंधन नहीं होने से क्रू पैनिक होने लगी थी और कुछ संदिग्ध डिसीजंस ले रही थी। लेकिन उनके पास अब विकल्प खत्म हो चुके थे। क्योंकि ये एक इमरजेंसी विमान है, एटीसी ने उन्हें रनवे 14 में विजुअल अप्रोच के लिए मंजूरी दे दी। चालक दल ने राइट टर्न ली और विमान को 1000 फीट पर स्थिर कर दिया। विजुअल अप्रोच शुरू करने के लिए इस सामान्य ऊंचाई से बहुत कम है। जैसे ही वे रनवे 14 की दहलीज के ऊपर उड़ान भर रहे थे, उन्होंने एटीसी को सूचित किया कि वो लैंडिंग के लिए राइट टर्न मुड़ रहे हैं। एटीसी को चिंता थी कि ये फाइनल लैंडिंग कैसे होगी और क्रू से पूछा कि क्या वे वास्तव में रनवे देख सकते हैं। क्रू विमान को नीचे लाते रहे और उससे हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया। हालांकि अप्रोच के दौरान चालक दल किसी भी समय रनवे को देख नहीं सके। वे बिना देखे फाइनल लैंडिंग की ओर बढ़े और जब उन्होंने रनवे को देखा तो उन्हें बस एहसास हुआ कि वे काफी ऊंचाई पर थे।
दुर्भाग्य से उन्हें दिन के लिए अपना 5वां गो अराउंड करना पड़ा। हालत और भी खराब होने वाली है। ईंधन 898 किलो ही रह गया। इससे पहले कि फ्यूल पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उनके पास उड़ान का लगभग 15 मिनट का समय बचा था। कैप्टन ने फिर एटीसी से रनवे 14 के लिए एक और विजुअल अप्रोच की अनुमति मांगी। एटीसी ने चालक दल को सूचित किया कि विजिबिलिटी भी 2000 मीटर पर है और पूछा कि क्या वे तुरंत लैंडिंग प्रयास करना चाहते हैं। केवल 15 मिनट का ईंधन बचा था और इसलिए उन्हें दोबारा से प्रयास करना पड़ा। उन्होंने अपना छठा लैंडिंग प्रयास शुरू किया। क्योंकि वे पिछले अप्रोच पर बहुत ऊंचे थे, इस बार वे 1000 फीट तक नीचे आए। फिर बेस मोड के लिए 500 फीट और नीचे आए। विजुअल अप्रोच के लिए यह बहुत कम है। बेस लेग पर वे अभी भी रनवे के साथ संपर्क नहीं बना सके और एक बार फिर बिना देखे फाइनल की ओर मुड़ गए। जब उन्होंने रनवे देखा तो इस बार वे बहुत नीचे और दाएं थे। कैप्टन ने योग को संभाला और बाईं ओर मुड़ गया। विमान इतनी जोर से टकराया कि उन्हें बैंक एंगल चेतावनी मिली। वे विमान को समय पर स्थिर करने के लिए रनवे के बहुत करीब थे और इसलिए उन्हें दिन का अपना छठा चक्कर लगाना पड़ा। ईंधन अब 662 किलो था। उनके पास उड़ान का सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था। लगभग कोई विकल्प ना होने पर कैप्टन विमान को 700 फीट तक ले गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब रनवे 14 तक पहुंचने के लिए पूरा सर्किट लगाने का समय नहीं था। कैप्टन ने एटीसी को सूचित किया कि वह विपरीत रनवे 32 पर उतरने के लिए 180 डिग्री मुड़ना चाहते हैं। अब कुछ भी हो, यह उनका अंतिम लैंडिंग प्रयास है, क्योंकि अगर इस बार वे विमान को लैंड नहीं कर सकते हैं तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और क्योंकि वे केरल की राजधानी की मध्य में उड़ रहे हैं, वे आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन विमान अभी भी बादलों के अंदर है। कैप्टन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चाहे वह विमान किसी भी रनवे पर उतार रहे हो। ये देखे बिना कि वे कहां थे, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग कॉकपिट से आने लगती है। वे इतने नीचे थे कि कैप्टन अपने नीचे जमीन पर घरों और लोगों को देख पा रहा था, लेकिन आगे की विजिबिलिटी अभी भी कम थी और रनवे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर फर्स्ट ऑफिसर ने वार्निंग को रोकने के लिए ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर दिया। कैप्टन, डू यू नो वेयर वी आर? कुछ नहीं दिख रहा। आई कांट सी एनीथिंग अटेम्प्टिंग टू लैंड। आई एम फ्लाइंग ब्लाइंडली। जैसे जैसे वे पास आते गए, वे अपनी बाईं ओर रनवे की एक अस्पष्ट रूपरेखा देख सके। वे एक बार फिर रनवे से दूर थे। वे बाईं ओर जोर से टर्न करते हैं। वे इस समय रनवे के केवल 50 फीट ऊपर है। अप्रोच लाइट्स दिखाई देती है और अब वे सेंटर रेखा से अलाइंड है। कैप्टन ने विमान को नीचे की ओर ढकेला और सुबह 7:10 बजे वे अंततः रनवे 32 पर लैंड हुए। जैसे ही विमान रनवे से नीचे आता है, अंतिम ईंधन 349 किलो था। उनके पास लगभग 5 मिनट का ईंधन बचा था। फिर उन्होंने टैक्सी किया और विमान को एक गेट पर रोक दिया। कुछ घंटे के बाद मौसम में सुधार हुआ। उन्होंने ईंधन भर लिया, यात्री विमान में चढ़ गए और वही क्रू फिर से कोचिन की ओर रवाना हो गया। फाइनल रिपोर्ट में बताया कि इस इंसिडेंट का रीजन एक एयरपोर्ट पर एक क्रू कितने बार गो अराउंड कर सकते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी में नहीं है। त्रिवेंद्रम को एक वैकल्पिक हवाई अड्डा नामित करने के लिए क्रू के खराब निर्णयों पर भी प्रकाश डाला गया, जबकि हवाई अड्डे का मौसम समान था और नेविगेशनल सहायता बदतर थी। AIBB ने यह भी सिफारिश की कि पायलट्स के ट्रेनिंग में कम ईंधन सिनारियोज और निर्णय लेने वाले एक्सरसाइजेस को भी जोड़ा जाए।